जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक हैं और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। कुछ बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। पढ़ते रहिए आप लोग। कंटेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, मेरी भी मजबूरियां हैं, तो उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिए। और हम ऑलरेडी ज्योग्राफी की 3 क्लासें कर चुके हैं, ये चौथी क्लास होने वाली है हमारी, ठीक है। इसमें मैंने सोचा था पहले कि रॉक्स और मिनरल्स भी शामिल कर लूँ, क्योंकि वॉल्केनो के साथ साथ पढ़ लेना अच्छा रहता है वो। बट हम इसके बाद रॉक एंड मिनरल्स अलग से सेपरेटली कर लेंगे, और मिनरल्स में हम इंडिया को भी साथ साथ कवर कर लेंगे एक साथ, ठीक है। देखेंगे वो। अभी आज का जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी और आपके सिलेबस में भी। ओशियंस एंड करंट कंटिनेंट, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ, इनके बारे में जानना, इनके थ्योरी चलती हैं काफ़ी सारी। तो इसमें मोटा मोटी 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। एक तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूसरा स्टैटिक और मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें कंसेप्चुअल और स्टैटिक तो कवर कर लेंगे, मैप वाली चीज़ें जो हैं हम डिटेल में 1-2 क्लास में हम मैप्स अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जब ज्योग्राफी हम एंड करेंगे उसके बाद से हम मैप्स भी अलग से करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और सारे ऑलमोस्ट जितने भी स्टैटिक आपके एनसीईआरटीज और बाकी किताबों में है, लूसेंट और बाकी किताबों में जहाँ से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और ओशियन एंड करंट के बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या सच में आज जैसा दिखता है पृथ्वी वैसा था, या नया कुछ हुआ, या कुछ कुछ चीज़ें बदली, हम देखेंगे सब कुछ। पहले देख लो आज का एजेंडा क्या होने वाला है, किस किस चीज़ें पर बात होने वाली है। पहले की थ्योरीज जानेंगे, क्या क्या थ्योरी चलती हैं। अर्थ कैसे बना वो तो हम देख चुके हैं। अर्थ बनने के बाद ओशियंस कैसे बने, ठीक है, महासागर महाद्वीप कैसे बने, उन सब के बारे में जानेंगे। उसके बारे में क्या थ्योरी दी गई, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। भारतीय प्लेट के बारे में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अलावा 2-3 और शब्द जानेंगे, आइलैंड, लगून और कोरल्स, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अलग से देखेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आज का एजेंडा होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त होने वाला है ये, ठीक है। तो मिस मत करना, देखते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। वहाँ मैं सारे पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, और जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ मैं दे देता हूँ, ठीक है। बाकी मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, काफ़ी एफर्ट लगता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो, ठीक है, पेन पेपर रखो साथ में, साइड में बिल्कुल, अभी सुनो जो मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये कंटिनेंट्स और ओशियंस, पहले तो आपने ये जाना कि भाई साहब सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल हमारा बना। उसके बाद उसमें क्या हुआ, अलग अलग सारे ग्रह बने। जब पृथ्वी बना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो पृथ्वी ऐसा नहीं था। कैसा था भाई साहब, एकदम जलता हुआ आग का गोला था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। आज जैसा दिखता है वैसा तो नहीं था सर। तो आखिर जो आज दिखता है वो आज कैसे कैसी चीजें बनी है ये, ठीक है, हम वो सारी बातों को समझेंगे। और जिन जिन थ्योरीज को हमारे एनसीईआरटी में और बाकी किताबों में मेंशन किया गया है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर साइंटिस्टों ने कैसे इसको समझाया कि भाई साहब ऐसे ऐसे सारे महासागर बने, सारे महाद्वीप बने, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अर्थ के सरफेस पर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल पर चल के खत्म करेंगे। अर्थ के सरफेस पर यानी हमारे पृथ्वी के सतह पर साहब 71% पानी है, इतना तो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, ठीक है। और 29% जो है वो लैंड वाला एरिया, स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इनको हम जानेंगे, उससे पहले एक दो चीजें और जान लो। जैसे तुम्हें पता है कि ये जो हमारा वर्ल्ड का ग्लोब है, ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं पृथ्वी को, इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम इक्वेटर कह देते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को कह देते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अंग्रेजी में कहते हैं इसको, हम कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। अब देखा क्या गया ना, आज के टाइम पर जब तुम मैप में देखोगे, यहाँ पर मैप देख सकते हो, यह है इक्वेटर, और इसके ऊपर तुम देख सकते हो यह स्थलीय क्षेत्र ज्यादा है, और इसके नीचे देख सकते हो जलीय क्षेत्र ज्यादा है। तो ये कहा जाता है भाई साहब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में लैंड वाला हेमिस्फीयर ज्यादा है, या उसी का दूसरा नाम लैंड हेमिस्फीयर भी कह देते हैं।
सदर्न हेमिस्फीयर में चूंकि पानी ज्यादा है इसलिए उसको वाटर हेमिस्फीयर कह देते हैं या पानी का गोलार्ध कह देते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ये देख सकते हो आप आज का जो मैप है। अब बात आती है भाई साहब, आज ये जो ऐसा दिख रहा है ऐसा था क्या? नहीं था सर। तो कैसे कैसे चीजें बदली, समझना। सबसे पहले आते हैं एक अब्राहम ओटेलियस नाम के व्यक्ति। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं पहले, लेकिन जो मेन मेन है उनको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ लेना आप, सबके लिए मोर देन इनफ है। अब्राहम ओटेलियस आते हैं जो 1596 ईस्वी में आते हैं। यहां से एक शब्द पहला तो ये निकल के आता है कार्टेरोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है सर? कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, कार्टोग्राफी मतलब होता है जो मैप बनाने की प्रक्रिया होती है या अध्ययन होता है, उसको हम कह देते हैं कार्टोग्राफी। अब जो मैप्स बनाते हैं या नक्शा बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। पूछा गया है आपसे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन से क्वेश्चंस बने, मैं बताऊंगा आपको। तो अब्राहम ओटेलियस जब आए तो इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, आज का जो आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका दिखता है ना, वो आपको ऐसा नहीं लगता इनको जोड़ा जाए तो ये फिक्स हो जाएंगे? ये देखो, ये है हमारा साउथ अमेरिका, इसको ले जाकर के यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये जुड़ नहीं जाएगा। तो इन्होंने बेसिक ये बातें बोली। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब शुरुआत में क्या था ना, हो सकता है ये एक साथ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब उस समय दो अमेरिका और एक यूरोप और एक अफ्रीका हुआ करता था, और बाद में यही टूट करके आज का जो 7 कंटिनेंट दिखता है हमको वो मिलता है। बट शुरुआत में कुछ ऐसा था। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंटिनेंट्स हैं, जो आज के महाद्वीप हैं, वो चीड़ करके या भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह के आने से अलग अलग हुए हैं, फट करके अलग अलग हुए हैं। ये बातें इन्होंने कही। हालांकि इसमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, कोई भी वैज्ञानिक कारण इन्होंने नहीं दिया, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं उतना ज्यादा। सिर्फ ज्योमेट्री के बेसिस पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये काफी पुरानी बात है, 1596 में। उस समय इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। देखो, इस बात को मानते मानते कितना साल लग गया अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। दूसरे नंबर आते हैं भाई साहब, इनका नाम है एंटोनियो स्नाइडर पिलेग्रिनी। ठीक है, ये आते हैं 1858 में। देख रहे हो, तकरीबन 200-250 साल बाद आते हैं ये। अब ये कहते हैं, ये भी एक तरह के फ्रांस फ्रांस के ये ज्योग्राफर थे, साइंटिस्ट थे। ये क्या कहते हैं भाई साहब कि देखो, ये रेफरेंस लेते हैं, क्या रेफरेंस लेते हैं? फॉसिल्स को, जीवाश्म को। ये देखते हैं कि अलग अलग अटलांटिक जो ओशियन है, आप यहाँ पर देखो मैप में, मैप में देखो कहाँ गया, ये रहा अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन है, इसके इस किनारे पर कौन है? अमेरिका वाला क्षेत्र। और इस किनारे पर कौन है? ये यूरोप वाला और अफ्रीका वाला क्षेत्र। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिनका जीवाश्म, जिनका फॉसिल्स इधर भी मिला है, या इधर का इधर भी मिला है, इधर इस साइड में मिला है। तो इन्होंने कहा हो सकता है कि ये सब आपस में एक जैसी रही हो। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ चीज ऐसी पाई गई जो यहाँ भी मिला है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हो सकता है यहाँ से ये दोनों आपस में एक साथ रही हो। ये किसने कहा था? ये कहा था पिलग्रिनी ने। ठीक है, अब इन्होंने जो सुझाव दिया, इन्होंने बोला था कि 3 कंटिनेंट्स जो आज दिखते हैं वो तीनों एक साथ थे। कौन कौन? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, इन्होंने बोला कि कई सारे कंटिनेंट्स उस समय अलग नहीं थे, वो सारे जुड़े होते। जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर बोला कि जो 3 कंटिनेंट, 3 महाद्वीप आज के समय दिख रहे हैं आपको, ये एक साथ थे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई साहब एक महाप्रलय आई, महाभूकंप आया, बाढ़ आया, जिसमें क्या हुआ कि ये सारे के सारे अलग हो गए, जो आज के समय आपको दिखता है। हालांकि इन्होंने रेफरेंस के तौर पर क्या लिया था? फॉसिल एविडेंस लिया था, यानी जो जीवाश्म है, जीवाश्म के साक्ष्य लिए थे। ठीक है, और यहां से पहली बार जो साइंटिफिक एविडेंस था या वैज्ञानिक तर्क था, पहली बार प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो पहली बार कई सारी चीजें आई, हालांकि इसको भी नकार दिया गया बाद में, लेकिन इन्होंने कई सारी चीजें दे दी थी, कई सारी बुनियाद रख दी। जैसे दोनों ने मिलकर के, जो पहला हमने पढ़ा और इनका, इन दोनों ने क्या करा कि एक थ्योरी आती है, अभी हम देखेंगे, अगला थ्योरी है वैगनर की थ्योरी, जिसको हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसकी बुनियाद इन्होंने रख दी थी। और जो पहले वाले ने बोला था ना कि भाई साहब कंटिनेंट फिट होते हैं, ये वैगनार साहब भी बोलेंगे, और फॉसिल वाला बात भी ये वैगनार साहब बोलेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर के बुनियाद रख दी थी। अब आ जाओ भाई साहब, तुम्हारे लिए काम मैंने आसान कर दिया है। अब आते हैं 1912 में, सबसे बड़ा नाम जिसका नाम है अल्फ्रेड वागनर। स्टार मार्क कर लो, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। अल्फ्रेड वागनर आते हैं कब? 1912 में। ये देते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसका हिंदी वर्जन है महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब देते हैं भाई साहब? तो 1912 में देते हैं। देख रहे हो, वो 1600 के आसपास देखे गए, 300 साल, 325 साल लग गया भाई साहब।
इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। उसमें कई सारी बातें बताई। इनका मेन आइडिया था कि भाई साहब जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने महाद्वीप आपको दिखते हैं, वो एक समय पर ऐसा था कि यूनाइटेड थे, एक साथ थे। बाद में वो ड्रिफ्ट कर गए। देखो शब्द में ही दो शब्द है, कंटिनेंट, ड्रिफ्ट। कंटिनेंट मतलब महाद्वीप, अब ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नाम में पता चल रहा है कि भाई साहब कंटिनेंट्स जो हैं, जो महाद्वीप है, वो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, यानी अलग अलग हुए हैं। तो इसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जैसे इन्होंने कहा कि भाई साहब शुरुआत में क्या था कि ये आप देख रहे हो कि जितने लैंड वाले एरिया हैं, स्थलीय क्षेत्र हैं, वो एक साथ थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट उन्होंने कह दिया और उसका नाम दे दिया पेंजिया। क्या नाम दे दिया? पेंजिया। और बोला जो पानी वाला एरिया है ना, वो एक साथ था, जिसको सुपर ओशियन कह दिया। ये देखते हैं, सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट। इस सुपर ओशियन का नाम दे दिया उन्होंने पैंथेलासा। क्या नाम दे दिया? पैंथेलासा। अब उन्होंने कहा कि बाद में तकरीबन 200 मिलियन के आसपास, 225 मिलियन के आसपास, 200 मिलियन के आसपास साल पहले, ये पेंजिया जो बड़ा सा लैंड मास आपको दिख रहा है, इकट्ठा लैंड मास दिख रहा है, ये धीरे धीरे टूटा और टूट करके दो अलग अलग हिस्सों में बटा। ऊपर की तरफ जो नॉर्थ साइड में आपको दिख रहा है, ये कहलाया लॉरेसिया, और जो नीचे की तरफ मूव किया उसको कह दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दो हिस्सों में शुरू शुरू में बटा। बाद में ये 100 मिलियन साल पहले थोड़ा और मूवमेंट हुआ और इसके कुछ और हिस्से बने। वैसे होते 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 वो मूवमेंट चलता रहा, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहा, और आज के समय में जो आज आपको दिखाई देता है सातों प्लैनेट्स, वो वही टूट करके अलग हुए और सात कंटिनेंट्स में, सात महाद्वीप में बट गए, और ओशियंस का भी इस तरह से बंटवारा हो गया। समझ आ गई बात? ये मोटा मोटी इनका कहना था। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई साहब उसके पीछे कारण क्या है। लोगों ने पूछा तो इन्होंने मोटा मोटी दो कारण दिया। पहला ये दिया कि पोर्ट फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है? पोर्ट फ्लिंग फोर्स, तुम्हें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहती है, करते रहती है। ठीक है, तो इसके कारण कोई भी चीज जब रोटेट करेगी, घूमेगी, तो एक अपने आप उससे फोर्स जनरेट होगा। इस फोर्स को पोल फ्लिंग फोर्स कह दिया कि पोल के अराउंड एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को पोल फ्लिंग फोर्स। अब एक दिया उन्होंने टाइडल फोर्स का कंसेप्ट। टाइडल फोर्स में क्या कहा भाई सब? देखो, जैसे सन है, जैसे मून है, तो मून जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो सन के भी सामने पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि सन का ग्रेविटी काफी हाई है, मून का भी अपना ग्रेविटी है, तो दोनों मिलकर के एक अपना अपना ग्रेविटी लगाते हैं। ठीक है, और दोनों का ग्रेविटी, जैसे मून का ग्रेविटी लगता है अर्थ पे, सन का भी ग्रेविटी लगता है अर्थ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का तुमने देखा होगा, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे, तो कि भाई साहब जब मून होता है वो क्या करता है, जो समंदर में पानी है, ओशियन में पानी है, मून के कारण, ग्रेविटेशन के कारण वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसको हम टाइड्स कह देते हैं, और उसके कारण पानी मूव भी करता है। ठीक है, तो ये भी फोर्स उन्होंने बताया। हालांकि इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई, मैकेनिज्म नहीं बता गए पाए कि आखिर ये मूव करता कैसे है। उन्होंने मोटा मोटी कह दिया हाँ भाई ये दो फोर्स है भाई, ले लो यही काम करते हैं। ठीक है, ये बात बताई। ये सफिशिएंट नहीं था, ये अपर्याप्त माने गए। लेकिन उनको नकारना भी बड़ा मुश्किल था कि भाई साहब बात तो ये कह रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। जैसे सबसे पहले एविडेंस उन्होंने दिया जिगसॉ फिट का थ्योरी। जिगसॉ फिट नाम से कुछ पता चल रहा है कि सर यहाँ कुछ फिट होता होगा। ये वही फिट वाला माजरा है जो सबसे पहले हमारे भाई साहब ने बोला था। क्या बोला था कि आप देखो, कोस्ट लाइन ऑफ कंटिनेंट्स अपीयर टू गेट फिट। जैसे पजल आप सॉल्व करते हैं ना, जैसे मान लो ये एक पजल है, ठीक है, ये एक पजल है। अब मैं ये बोलूं कि ये जाकर के यहाँ पहले मिल गया होगा, इसमें जाकर क्या होगा, ये बाद में अलग हुआ होगा। तो वैसे ही आज के टाइम पर जब आप देखते हो मैप, ठीक है, तो उसमें दिखता है कि भाई साहब अभी हमने देखा था जस्ट कि जो साउथ अमेरिका है वो लगता है कि भाई जाकर के अफ्रीका में जुड़ा हुआ होगा। तो ये बात भी इन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका अफ्रीका में जुड़ा हुआ लगता था। बाद में बुलार्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1964 के आसपास एक मैप बनाया, कंप्यूटर बेस्ड मैप, और उसमें काफी अच्छे तरीके से इस फिट वाले चीज को दिखाया। दूसरा इन्होंने प्रूफ क्या दिया कि बोला कि भाई साहब रॉक्स एंड माउंटेन्स जो आपको दिख रहे हैं, जैसे केप प्रोविंस में, ठीक है, जो आपके अफ्रीका में दिख रहे हैं, जो आपके अर्जेंटीना में दिख रहे हैं, दोनों कितना दूर दूर है, लेकिन कई सारे रॉक्स और माउंटेन्स ऐसे हैं, पत्थर, चट्टान, पर्वतें ऐसी हैं जिनमें समानताएं देखने को मिली है। हालांकि दो अलग अलग आज के समय में कंटिनेंट्स है, महाद्वीप है, अफ्रीका हो गया, सदर्न अमेरिका हो गया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका हो गया, लेकिन फिर भी वहां समानताएं देखने को मिली। तीसरा इन्होंने एक अच्छा कारण दिया, वो था फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस मतलब वही जीवाश्म वाला, कि भाई साहब एक मीसोसोर्स नाम का रेप्टाइल्स था, रेंगने वाला जीव हुआ करता था, जिसका स्केलेटन, जिसका जीवाश्म हमारे को अलग अलग कंटिनेंट्स पर देखने को मिला है। इसका मतलब मान सकते हैं कि वो ऐसा तो है नहीं कि उड़ के चला गया होगा, ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका जीवाश्म यहाँ भी और वहां भी है,
मतलब ये है कि दोनों एक जगह रहे होंगे, ठीक है, एक साथ रहे होंगे। चौथा एक प्रूफ दिया ग्लेशियल एविडेंस का, टिलाइट जिसको कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर जो होता है ना वो जमा हो जाता है, जम जाता है एक साथ। ये कहां पर पाया गया? कई जगह पर, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कई जगह पर। इससे उन्हें पता चला कि ये सब भी एक साथ थे एक समय। जैसे गोंडवाना के पार्ट कितने थे? अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो इनमें भी ये चीजें पाई गई हैं एविडेंस के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये एक समय में एक साथ ही रहे होंगे, आज भले ही अलग अलग हो गए, इसलिए हमको उसका साक्ष्य हर जगह पर देखने को मिल रहा है। पांचवा जो बात था वो था कोल फॉर्मेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एरिया में कई जगह पर कोल देखने को मिला और उस वैसा वैसा और जगह पर भी देखने को मिला, ठीक है। एनसीईआरटी में सोर्स और टिलाइट्स को डिस्कस करता है, उसके अलावा लेमोरिया को भी डिस्कस करता है, प्लेसेड डिपॉजिट को भी डिस्कस करता है। देखो प्लेसेड डिपॉजिट ये होता है जैसे कई जगह पर मिनरल्स जमा हो जाते हैं, खास करके जैसे अच्छे वाले मिनरल्स, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, टीन हो गया, इस तरह के मिनरल्स जमा हो गया। अब देखा क्या गया, जैसे आप यहाँ देखो घाना में जो डिपोजिशन हुआ है गोल्ड का, ठीक है, वैसा सेम सैंपल ब्राजील में भी देखने को मिला। अब घाना कहाँ है? अफ्रीकन। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका। लेकिन इतना ज्यादा कैसे समानता? बोला चलो इसको भी नकार दोगे। अभी ऊपर मैंने 4 और गिनाए हैं, एक और ले लो। क्या है? लिमोरिया। लिमोरिया को कहा उन्होंने कि भाई साहब ये 3 लैंड मास को जोड़ता हुआ दिखाई देता है। लिमोरिया एक तरह का जीव था जिसको देखा गया कि इसके स्केलेटन कई जगह पर देखने को मिले हैं, जैसे साउथ केप ऑफ प्रोविंस अफ्रीका में और ब्राजील में भी, ठीक है। इन्होंने देखा कि भाई साहब ये 3 लैंड मास को जोड़ता है, किसको किसको? इंडिया को, मेडागास्कर को और अफ्रीका को। मतलब इन तीनों जगह पर इसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई साहब ये तीनों जगह उस समय एक साथ ही रहे होंगे, ठीक है। अब उसके अलावा एक और है ये रॉक्स ऑफ सेमेज, जैसे मैंने आपको बताया इसके एग्जांपल यहाँ लिखे गए। जैसे ब्राजील में और वेस्ट अफ्रीका में जो रॉक्स मिले हैं वो 2000 मिलियन साल पुराने हैं। तो माना जाता है उस समय ये दोनों साथ में रहे होंगे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ठीक है। वैसे ही जुरासिक एज में साउथ अमेरिका और अफ्रीका में कुछ पत्थर के अंश मिले हैं, वो भी देखा जाता है कि भाई साहब ये साथ में रहे होंगे। तो कई सारे साक्ष्य हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता था, ये वैगनर साहब ने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशन आलोचनाएं क्या कर रही? पहला तो ये कि ये मैकेनिज्म नहीं बता पाए कि कैसे वो मूव किया है। सही बात है, कैसे वो मूव किया, इन्होंने ये बता दिया कि मूव किए हैं, अलग अलग हैं, ये सब ठीक है, लेकिन कैसे मूव किया ये नहीं बता पाई। सिर्फ 2 फोर्स का नाम दे दिया और बस खत्म हो गई बात। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या क्या बातें हैं, जैसे ओशियन बेसिन्स, ठीक है, और मिड ओशियन रीजन्स। जब ये बनी, अभी देखेंगे आगे आएगा कि ये क्या होती हैं सर, तो इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई साहब ये कैसे रहता है, ओशियन के बीच में क्या क्या होता है, नीचे में क्या क्या होता है। इसके अलावा जो इन्होंने फोर्स के जिक्र किया था वो काफी कमजोर था, काफी वीक था, उसके बिहाफ पर आप नहीं डिसाइड कर सकते थे, निर्णय ले सकते थे कि भाई ये सही कह रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एस्थेनोस्फीयर के बारे में जो आपने पढ़ा कि भाई वो कहाँ होता है, मेंटल के जस्ट ऊपर होता है और क्रस्ट के नीचे वाले हिस्से में होता है एस्थेनोस्फीयर, जिसमें क्या है, जलता हुआ अंगारा। तो उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, प्लेट बाउंड्री के बारे में जिक्र नहीं किया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। बाद में 2 थ्योरी आएंगी, सीएस फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो आकर इसको क्लियर करेंगी। लेकिन आउटकम कुछ ये रहा कि पहला साइंटिफिक मेथड था अर्थ के सरफेस को, पृथ्वी के सरफेस को कैसे कैसे चेंज हुआ है, कैसे कैसे चीजें बनी है, उसका पहला साइंटिफिक मेथड था बताने को, समझाने को, ठीक है। बाद में इसने कई सारे थ्योरीज को जन्म दिया या फिर इससे राइज हुई, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कई भी और सारे थ्योरी, ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल थ्योरी, सब थ्योरीज हम देखेंगे क्या करके। सो अब ये बातें तो वैगनार ने कह दी, लेकिन वैगनार ने जब ये बात कही ना तो भाई साहब मार्केट में आ गया भूचाल कि भाई उसके बात को पूरा नकारा भी नहीं जा सकता, पूरा एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो अब जंगें छिड़ गई साइंटिस्टों के बीच की, भाई देखते हैं उस पर काम करके और देखते हैं। 1912 में वो कह के चले गए वैगनार। अब 1930 में पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी, आने के बाद जितने भी अध्ययन किए गए, जितने भी थ्योरियां दी गई, उन सब का जिक्र देखने को मिलता है। सबसे पहला जो थ्योरी आता है वो आता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। जितना आपको जानना है उतना ही मैं बताऊंगा। ये देते हैं सबसे पहले तो आर्थर होम्स। आपसे पूछा जा सकता है कब देते हैं, 1930 के दशक में ये देते हैं। ये क्या कहते हैं भाई साहब, देखो मैंने तुम्हें ये बताया था कि भाई ये हमारा क्रस्ट वाला एरिया है ऊपर वाला, और ये मेंटल वाला एरिया है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा मेंटल वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो डार्क कलर का दिख रहा है ऊपर में, ये क्रस्ट वाला एरिया है, और ये लाइट कलर में जो दिख रहा है ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ठीक है। तो अब जरा सुनो, इन्होंने कहा कि ये जो मेंटल वाला एरिया है, यहाँ आग धधक रहा है। क्या धधक रहा है? आग धधक रहा है। अब इसमें जो है कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जल रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हें पता है ना कि लिथोस्फीयर, सॉरी, ये एक ओशियन कंटिनेंट है, ये मान लो एक कौन है,
कॉन्टिनेंटल कंटिनेंट है, कॉन्टिनेंटल कह रहा हूँ, ये है ओशियनिक क्रस्ट, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट भारी है तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अब नीचे जाता जाता मैंने बताया था आपको कि जाकर के नीचे जलेगा, वहां कौन है, स्थिनोस्फीयर। अब तुम्हें ये पता है कि हमारे लेयर्स में, क्रस्ट में कितने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ये भी हमने देखा था, ऑक्सीजन, ओसियाल, याद आ रहा है आपको, तो वो सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भी पाया जाता है, वो जब नीचे जाता है तो स्थिनोस्फीयर बैठा हुआ है, वो जलाता है। जलाने के बाद जब जलेगा तो आग ऊपर की तरफ उठेगी, हीट एनर्जी ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर उठता है, फिर ऊपर निकलता है, ये जिसको हम ओशियनिक रीज कह देते हैं, वल्केनो कह देते हैं, जो उसके थ्रू बाहर आता है ये। अब ये वापस से सर्कल देख सकते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है, लावा निकल के आता है और कई सारी चीजें ये जमा होती है और निकल करके फिर वापस ये प्रोसेस ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है। लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस में ये देख सकते हो कन्वेक्शन करंट का नाम क्यों आया। कन्वेक्शन का मतलब, करंट का मतलब ये होता है हीट का मोशन, हीट का मूवमेंट, ठीक है। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। आप देख सकते हो कि नीचे में गया, गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, वो ऊपर आया, फिर ऊपर से ठंडा होते हुए फिर नीचे गया। तो ये पूरा का पूरा सर्कल बना और ये समझाया था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में। किसने समझाया था? आर्थर होम्स ने। इतनी बात समझ आ गई। पहली बात तो इन्होंने कह दी और जंग छेड़ दिया। अब देखो दूसरा बात आता है, दूसरा जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी समुद्री तल विस्तार सिद्धांत। इसमें आते हैं हैरी हेस आते हैं 1961 में। 1961 में हेस आकर के ये थ्योरी देते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, जो हमारा सी है, समंदर आप देखते हो, उसके सतह पर भी हम देखते हैं कि स्प्रेड कर रहा है, वो फैलता है, ठीक है। क्या फैलता है वो देखेंगे, समुद्री तल विस्तार सिद्धांत शब्द में ही बाकी बातें लिखी गई। इन्होंने क्या करा कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान कुछ डेटा कलेक्ट किए। कहां से डेटा कलेक्ट किए? डीप सी से, ठीक है, एकदम गहरे समुद्र से कुछ डेटा कलेक्ट किए। और इन्होंने 2-3-4 बातें कही। जैसे सबसे पहला बात ये कहा कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो लगातार, ठीक है, वो मिड ओशियन रीज से बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा ये है फ्रेश क्रस्ट जो है वो पुशेस अंदर की तरफ। अब मैं बता देता हूं, यहां पर देखो, यहां देखो, सारी बातें फिर समझ आ जाएंगे। इन्होंने कहा जैसे ये मान लो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये क्या है? कंटिनेंटल क्रस्ट है। तुम्हें पता है कि ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? भारी होता है। कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? हल्का होता है। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो भारी वाला क्या हो जाएगा? नीचे घुस जाएगा। ये नीचे घुस जाता है, ये नीचे घुस जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो दोनों आपस में अलग अलग हो रही है, ये नीचे घुस जाता है, ये भी क्या हो गया? नीचे घुस गया। तो अब ये जब नीचे घुस जाती है तो अंदर बैठा है वही मेंटल, मेंटल के ऊपर स्थिनोस्फीयर में आग जल रहा है। तो ये जाकर के मैग्मा जलता है और मैग्मा फूट करके बाहर आता है। बाहर आ रहा है तो ये देख रहे हो कि दोनों साइड स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं ना, ये फिर बीच में से फट रहा है तो ये दोनों साइड फैल रहे हैं। फैलने को स्प्रेड कहते हैं। और क्या फैल रहा है? सी का फ्लोर यानी समंदर का तल फैल रहा है, तो इसलिए इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कह देते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कैसा होगा? वो ओल्डर क्रस्ट होगा। सही बात है कि जो नीचे जा रहा है वो ओल्डर क्रस्ट है, जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और जो जमा होकर बनेगा वो नया क्रस्ट बनेगा। सिंपल, उसको हम यंग क्रस्ट कह देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बताया गया। ये सारा थ्योरी यहां पर लिखा गया है, सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अब तुम्हें ये भी पता है कि भाई साहब ये जो दो मिल करके कंटिनेंट और ओशियनिक क्रस्ट जो आपस में टकराते हैं और यहाँ पर जब एक अंदर चला जाता है, एक ऊपर रह जाता है, यहीं पर बनता है क्या? ट्रेंच बनता है। ये हम आगे देखेंगे भी, अभी जस्ट आगे देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ट्रेंच बनता है और रिज के पास क्या बनता है? ओशियन क्रस्ट बनते हैं। और ट्रेंच के पास क्या बनता है? यही क्रस्ट जाकर के खत्म होते हैं, डेथ बनते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलो अब यहां देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में और क्या क्या बातें रही। पहला ये कि कई लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा। दूसरा ये कि ओशियन के फ्लोर इसने बनाए। और क्या हुआ कि ओशियन की चौड़ाई इसने बताई, महासागरों का चौड़ा होना समझाता है। और प्लेट की बाउंड्रीज डाइवर्ज करती हैं, कैसे कैसे काम करती है, ये भी सारी बातें बताता है। अब इसके साक्ष्य क्या क्या है? मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रीज के दोनों तरफ चुंबकीय धाराएं समान होती हैं। जैसे ये जो मैग्नेटिक मिड ओशियनिक रीज बना है, इसके दोनों साइड में तुम देखोगे कि चुंबकीय प्रभाव समान तरीके से देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से जो मटेरियल आ रहा है ऊपर की तरफ दोनों साइड फैल रहा है, ठीक है। तो वो एक प्रूफ है। दूसरा एज ऑफ रॉक्स, कि भाई जो ऊपर वाले हैं यंग क्रस्ट,
इसके पास में मिड ओशनिक रीज के पास में जो क्रस्ट है, जो पत्थर है, जो पहाड़ है, वो नए हैं, जो जबकि जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो पुराने हैं। ये भी एक प्रूफ है। हीट का फ्लो भी एक प्रूफ है कि भाई साहब जो आग है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, इसका तो सबसे अच्छा प्रमाण है। और सेडिमेंट्स जमा हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अंदर से मटेरियल ला करके ऊपर में जमा हो रहा है, सेडिमेंट्स कंकड़ वगैरह जमा हो रहे हैं, वो भी मोटा हो रहा है। वो धीरे धीरे पतला था, फिर मोटा हो गया, फिर मोटा हो गया, ये भी एविडेंस देखने को मिला। ये सारी चीजें मिलकर के इसको पूरा कंप्लीट बनाती हैं। यहाँ से एक दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये, यहाँ से एक बात पता चली कि भाई साहब ओशियन का जो फ्लोर है, महासागर का जो तल है, वो स्टेटिक नहीं है, मतलब एक समान नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने समझाई थी। ठीक है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई साहब ड्रिफ्ट का जो करेक्ट मोशन है वो इन्होंने समझा दिया कि कैसे कैसे मोशन करता है, कैसे कैसे जाता है, सारी बातें इन्होंने बता दी। जो कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यही मैकेनिज्म नहीं बता पा रहे थे कि क्रस्ट आखिर मूव कैसे कर रहा है। क्रस्ट पर ही तो कॉन्टिनेंट है, क्रस्ट पर ही तो ओशियन है, वो कैसे मूव कर रहे हैं कोई नहीं, वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में नहीं बता पा रहे थे वागनर, वो आकर के इन्होंने बता दिया। यहां से कई सारी बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब इन दोनों ने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर के एक अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी की बुनियाद रखी, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आज के समय में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और यही सबका सार है, जिसको हम अगले थ्योरी में जानेंगे। ठीक है, ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में नाम से पता चल रहा है कि प्लेट होंगे। सर कैसे प्लेट होंगे? जो पृथ्वी पर प्लेट बने हुए हैं वो होंगे। इसको सबसे पहले दिया था किसने? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967-68 के समय में दिया था। इन्होंने बताया था कि जो अर्थ का लिथोस्फियर है, तुम्हें बताया था ना कि क्रस्ट वाला पार्ट और स्फीनोस्फियर वाला पार्ट या मेंटल के ऊपर वाला पार्ट, उसको जोड़ दो तो कहलाता है लिथोस्फियर। ये क्या है? बटा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स। ठीक है, वो अलग अलग फिक्स प्लेट में बटा हुआ है। और ये भी बोला गया इस थ्योरी में कि ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं और चलते रहते हैं। किसके ऊपर? स्फीनोस्फियर के ऊपर। स्टार मार्क कर लो भाई। यही बात पिछले थ्योरीज में नहीं बताई गई थी कि आखिर वो कैसे चल रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि नीचे जो स्फीनोस्फियर है वो आग का जलता हुआ गोला है, वो फ्लूइड है, वो गीला गीला सा है, वो क्या है? फ्लूइड मटेरियल है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये तैर रहे हैं। पानी के ऊपर तो कोई तैर सकता है, तो उस पर ये तैर रहे हैं। ठीक है, और उसके कारण ये मूवमेंट हो रही है, और भी कई सारी चीजें कहीं। अब देखो, इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्लेट्स हैं, ये जो डार्क कलर से घेरा हुआ दिख रहा है ना, ये प्लेट्स हैं। ये बड़ा सा एक यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये छोटे छोटे प्लेट्स, कोकोस, कैरिबियन, नाज़का प्लेट, ये सारे प्लेट्स हैं। क्या है? ये छोटे छोटे प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स में बटा हुआ, और इसी प्लेट्स में कंटिनेंट्स भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं, कंटिनेंट्स भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं। देख रहे हो आप? ये सारी चीजें हैं। अब आखिर प्लेट मूव करती कैसे है? तो इन्होंने भी कारण बताया कि जो पिछले वाले थ्योरी में तुमने पढ़ा कि मेंटल के अंदर से कन्वेक्शनल करंट आती हैं, जो मैंने आपको बताया, जो हीट का फ्लो आता है जो इसको घुमा रहा है, वही कारण है असली इसको पूरा घुमाने के लिए। और उसी हीट में कौन आ रहा है? रेडियो एक्टिव मटीरियल आ रहा है। वो हीट क्यों जनरेट हो रहा है? रेडियो एक्टिव मटीरियल के कारण जनरेट होता है, रेडियो धर्मिता सब्सटेंस के कारण हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसकी पुष्टि करी थी इस थ्योरी ने। ठीक है, और यही बोला इन्होंने कि हमेशा प्लेट जो है तीन तरीके से मूव करते हैं। एक तो ये कि वो एक दूसरे के तरफ आते हैं, दूसरा ये कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, तीसरा ये आगे पीछे मूव करते हैं। तीनों का हम देखेंगे। उसके अलावा एक और जान लो कि प्लेट्स को भी ना दो और बेसिक पार्ट्स में बांटा, जैसे ओशियनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट में भी कई बार बांट दिया जाता है। मतलब ऐसे प्लेट जिसका ज्यादातर हिस्सा ओशियन का है और ऐसे प्लेट जिसका ज्यादातर हिस्सा कॉन्टिनेंट का है, तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कह देते हैं। जैसे पैसिफिक प्लेट जो है उसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो ओशियंस का है, तो उसको हम ओशियनिक प्लेट कहते हैं। यूरेशियन में क्या है? ज्यादातर हिस्सा क्या है? कॉन्टिनेंट का है, इसलिए उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कह देते हैं। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में आपसे। अब प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो तीन तरह से मूवमेंट होता है। पहला, ये जब एक दूसरे से दूर जा रही हो तो हम उसको कह देते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट या अपसारी। जैसे इसके कारण क्या क्या बनता है? मिड ओशियनिक रीज बनते हैं, रिफ्ट बनते हैं मतलब फटते हैं, वैलीज बनती हैं, वैलीज मतलब घाटियां बनती हैं, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, नया क्रस्ट बनता है। ये सारे डाइवर्जेंट के कारण होता है, एक दूसरे से दूर जाने के कारण होता है, अपसारी के कारण होता है। इसका एक उदाहरण है अमेरिका और यूरेशिया और अफ्रीका, जो आज के समय पर अलग अलग हैं। जो पहले बताया गया था कि एक थे, ये अलग अलग कब हुए होंगे? जब डाइवर्ज हुए होंगे, एक दूसरे से दूर हुए होंगे। दूसरा आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या है कि एक दूसरे के तरफ आते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आते हैं तो कहते हैं कन्वर्जेंट। और तुम्हें यह भी पता है कि इसी केस में क्या है? सबडक्शन जोन बन रहा था। कब? जब एक भारी वाला जो है क्रस्ट वो नीचे चला जाए और हल्का वाला ऊपर रह जाए, तो उस समय में सबडक्शन जोन बनता है।
इसके मेन मेन रीजन्स क्या है, मेन मेन क्या क्या चीजें बनाता है, ये माउंटेन्स बनाता है, आइलैंड्स बनाता है, ट्रेंच बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा मूवमेंट है वो है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जिसमें क्या है स्लाइड करती है एक दूसरे से आगे पीछे मूव करते हैं, जिसके कारण फॉल्ट बनता है, दरारें लगती हैं और भूकंप के झटके आते हैं, जिसको हम रूपांतरण सीमा कह देते हैं। अब देखो इस कन्वर्जेंट के ना 3 अलग अलग टाइप्स हैं, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर लिखा होगा, ये रहा, हाँ पहले फोटो देख लो, ये रहा आपका डाइवर्जेंट, जिसमें आप देख सकते हो दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये है कन्वर्जेंट जो एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, और ये है ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे मूव कर रही हैं। इस कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट के कारण आप देख सकते हो रीज बन रहा है, जिसको हम मिड ओशियनिक रीज कहते हैं। दूसरा देख रहे हो कि जब ये एक दूसरे के तरफ आते हैं और एक धंस जाता है तो हम ट्रेंच कह देते हैं, गर्त कह देते हैं, और जब एक दूसरे से पैरेलल मूव करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके कारण फॉल्ट बनता है, दरार लगती है। ये चीजें आप देख सकते हैं। अब जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ये 3 केस बनते हैं इसमें। पहला तो ये है कि एक जो प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट हो और दूसरा है कंटिनेंट प्लेट। पहला जो प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट हो और दूसरा भी ओशियनिक हो। इस तीसरा केस ये बनता है कि दोनों कंटिनेंटल हो, कंटिनेंटल प्लेट हो। अब पहला अगर ओशियनिक और कंटिनेंटल प्लेट दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बनता है, देखो पर्वत व गर्त बनते हैं नॉर्मली। जो इंपॉर्टेंट है वो जानो, इंपॉर्टेंट ये है कि नज़का और साउथ अमेरिका मिलकर के ये उदाहरण लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है ओशियन ओशियन प्लेट जब मिलते हैं तो ट्रेंच बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर। जनरली क्या होता है कि ओशियन ओशियन ट्रेंच मिलते हैं तो ट्रेंच देखने को मिलता है हमारे को, और कंटिनेंट कंटिनेंट मिलते हैं तो हम माउंटेन देखते हैं। क्या देखते हैं, माउंटेन देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें ये भी बता दूं कि भारत जो है वो भी आकर के कन्वर्ज किया है, कन्वर्ज किया अभी आगे हम देखेंगे, और आज भी ये कन्वर्ज कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, हर हर साल 5 मिलीमीटर ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, जिसके कारण तुमने सुना होगा कि हिमालय आज भी हाइट बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि कन्वर्ज करेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तुम्हें पता है ना, कंटिनेंट कंटिनेंट मिलेंगे तो माउंटेन बनेगा। अब माउंटेन नीचे तो खिसक नहीं सकता, तो ऊपर खिसक रहा है, इसलिए माउंटेन हिमालय का साइज बढ़ रहा है। अब दूसरा एक केस है डाइवर्जेंट बाउंड्री का। डाइवर्जेंट बाउंड्री से 2-3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं सर, एक तो मिड अटलांटिक रीज बनता है और दूसरा क्या है, रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल है, देख लेना आप। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जाम्पल है सी एंड्रियास फॉल्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट जो है वो सुनो, 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेट हैं लेकिन जो सबसे मेन और मेजर में यानी बड़े बड़े प्लेट्स हैं वो 7 हैं। एक का नाम है पैसिफिक, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इसको इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट भी कह देते हैं, नई बात नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पैसिफिक प्लेट, जो कि सबसे बड़ा प्लेट है। यूरेशियन में क्या जाता है, आज का यूरोप और एशिया का कुछ हिस्सा आ जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट में इंडिया इसका हिस्सा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा है। इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये ध्यान रखना है, कई लोग कंफ्यूज है कि यूरेशिया प्लेट लगा देते हैं, ये पूछा गया है, बट इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, चलो अब यहां देख लो, ये आप देख सकते हो अलग अलग प्लेट्स हैं। जैसे ये रहा आपका यूरेशियन प्लेट, ये पूरा है, ये सिर्फ मिट्टी वाला मत समझना, ये समंदर वाला एरिया भी है। जहां से ये ब्लैक लाइन खींची है ना, ये पूरा प्लेट है, जिसमें मिट्टी वाला भी आता है और समंदर वाला भी आता है। जैसे ये देखो अफ्रीकन प्लेट में ये पूरा हिस्सा आएगा, साउथ अमेरिकन में पूरा हिस्सा आएगा, कैरेबियन में पूरा हिस्सा, नजका में पानी पानी वाला, ठीक है, कोकोस में ये भी हिस्सा आएगा। ठीक है, ये सारे सारे आप देख सकते हैं। ये है जोआंडे फुक्का प्लेट, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों प्लेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनाते हैं। ठीक है, और ये इसी का हिस्सा है इंडिया। खैर अब हम थोड़ा बेसिक बेसिक जान लेते हैं। जैसे पैसिफिक प्लेट में ही तुम्हें पता है सबसे बड़ा प्लेट है और इसी में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, हमने बहुत डिटेल में इस पर बात करी है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंटल प्लेट है और इसमें ओशियंस भी मिक्स होते हैं। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत बनता है। अफ्रीका में क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली बनती है। यूरेशियन में हिमालय अपलिफ्टमेंट होता है, यूरेशियंस में। इंडो ऑस्ट्रेलियन बहुत फास्ट मूव कर रहा है और उसी में आज भारत हिस्सा है उसका। ठीक है, और ये जाकर के यूरेशिया से टकरा रहा है। अंटार्कटिका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है वो है कुछ माइनर प्लेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे अरेबियन प्लेट। नाम से ही पता चल रहा है कि जितने अरेबियन के पेनिनसुला हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। पेनिनसुला क्या होता है वो सब हम देखेंगे बाद में, बस इतना जान लो, अरब का मोटा मोटा एरिया वो इस प्लेट में आ जाता है। नज़का प्लेट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में नज़का प्लेट पड़ता है। यहाँ पर देख लो कहाँ गया, ये रहा नज़का प्लेट, साउथ अमेरिका और ये पैसिफिक प्लेट के बीच में पड़ता है नज़का प्लेट। कोको प्लेट देख लो,
कोको प्लेट जस्ट इसके ऊपर है, ये देख रहे हो आप, कोको प्लेट, ठीक है। तो ये रहा, इसके बाद कोको प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आ जाता है। यही याद रखना है, ये डिटेल नहीं याद रखनी है। किसके बीच में आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलीपीन सी प्लेट किसके बीच में आता है, एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में। ऐसे ही कैरोलिन प्लेट किसके बीच में आता है, न्यू गिनिया में प्रेजेंट है और फिलीपीन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आ जाता है। एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जुआन डे फुका प्लेट, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट है और ये कहां पर, नॉर्थ अमेरिका वाले कोस्टल एरिया पर, साइड वाले एरिया पर, वेस्टर्न कोस्ट में यानी पश्चिमी तटों वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। सोमाली प्लेट, स्कोशिया प्लेट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एक फ्यूजी प्लेट होता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब ये जो प्लेट्स हैं ना, ये मूव कर रही हैं, कई तरह से मूव कर रही हैं। जो स्लो मूविंग प्लेट्स हैं वो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर हर साल मूव कर रही हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है आर्कटिक रीच। कुछ ऐसे प्लेट्स हैं जो कि मॉडरेट स्पीड से मूव कर रही हैं, जैसे कितना, 5 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक वो मूव कर रही हैं, ठीक है। इंडियन प्लेट जो हमारा है वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड साइड में, उत्तर के साइड में ये मूव करता हुआ हमारे को महसूस हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। अब ये कौन कौन से कारण जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है, तो ये देख सकते हैं। एक तो मेंटल वाला मैंने बता दिया आपको, स्लैब पुल रिग पुश, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, मेंटल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, यही तो कारण है मैं तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं बता सकूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या क्या चीजें बता दिया। पहला कि ये कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हुई है, सी फ्लोर कैसे बढ़ा हुआ है। ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब होता है माउंटेन का बनना, पर्वत का बनना कहलाता है ओरोजेनी या पर्वतन। वल्कनिज्म यानी वल्कनों का बनना, ठीक है, ज्वालामुखी क्षेत्र को दर्शाता है, भूकंप क्षेत्र को दर्शाता है, ये सारी चीजें बताता है। और जितनी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी उन सबको यूनिफाई करता है, एकीकृत करके सिद्धांत ये देता है। समझ आ गई बात, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब ये देख लो, इन तीनों का समरी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, उन तीनों थ्योरीज का समरी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ गए हो तो बोलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड जरा मैं पानी भी पी लूं, फिर हम देखते हैं इंडियन प्लेट्स पर। अभी तक हमने पूरे अच्छे तरीके से हर चीज समझ लिया है। अब आ जाता है इंडियन प्लेट पर, भारतीय प्लेट पर। अब देखो, जो हमारा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर देश आ जाते हैं। जैसे कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब जो देश हैं ये सारे आ जाते हैं। और ये ओशियनिक क्रस्ट को भी ज्वाइन करता है। इंडिया जो है, माना जाता है कि शुरुआत में सदर्न सुपर कंटिनेंट यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बता चुका हूं मैं आपको, जो कि उस समय अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका ये सब साथ थे, उसके साथ भी भारत उसी के साथ था, ये माना जाता है। बाद में गोंडवाना लैंड टूटा और जा करके गोंडवाना लैंड से टूट करके भारत अलग हुआ और मेडागास्कर के साथ साथ इधर की तरफ खिसक गया, मेडागास्कर भी अलग हो गया, ठीक है। सो ये हम देखेंगे, और इसी को हम कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस भी कहते हैं, जब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, कन्वर्ज करती हैं। जरा हम इसकी बाउंड्री के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बाउंड्री समझ में आएगी। ये है आपका इंडियन प्लेट, क्या है ये, पूरा का पूरा इंडियन प्लेट, ठीक है, जिसमें हमारा ये इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ऊपर में देखो तो आपको दिखेगा नॉर्थ साइड में क्या है, ये ऊपर क्या होता है, नॉर्थ साइड है, थोड़ा ध्यान देना, लेकिन बता देता हूँ, इधर होता है राइट साइड में होता है ईस्ट यानी पूरब साइड, नीचे में होता है साउथ यानी दक्षिण साइड, और इधर होता है क्या, तो वेस्ट यानी उत्तर साइड। लो हिंदी में भी लिख देता हूँ, ऊपर में होता है उत्तर साइड, दाएं साइड में होता है क्या, पूरब साइड, नीचे में होता है आपका क्या, दक्षिण साइड, और इधर साइड में होता है आपका पश्चिम साइड। तो आसान हो गया। अब देखो, अब ऊपर में क्या है, भारत का प्लेट, ये भारत का प्लेट यहाँ खत्म हो जाता है, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है, ये है भारतीय प्लेट, ठीक है, मेनली ये वाला है। तो ऊपर में यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यानी नॉर्थ में। वेस्ट साइड में कौन है, अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। नीचे साइड में कौन है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सोमाली प्लेट, देख सकते हो। राइट साइड में कौन है, तो बर्मा प्लेट है, बर्मा प्लेट है, ये है बर्मा प्लेट, ये है बर्मा प्लेट, और सुंडा प्लेट। ये पूरा का पूरा ध्यान आ गया, वही बात यहाँ लिखी गई है, आप देख सकते हो कि नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, और पश्चिम उत्तर में कौन है आपका, अरेबियन प्लेट। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण में कौन था, अफ्रीका और अंटार्कटिक प्लेट या इंडियन ओशन जिसको हम देख रहे थे। और साउथ ईस्ट साइड में कौन था, वो था आपका छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं वो वाले। उसके अलावा बर्मा प्लेट हमने देख लिया कि ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब थोड़ा और डिटेल में जाने, हमारा जो इंडियन एरिया है, इंडियन प्लेट है, उसके नॉर्थ साइड में क्या मिलता है? हिमालय मिलता है। ईस्ट साइड में क्या मिलता है? एक रकीम यमा नाम का पर्वत है, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, जो कि म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है, वो हमारी बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ। एक किरथार माउंटेन है पाकिस्तान के साथ, वो हमारा भारत देश वहां बाउंड्री बनाता है। ओशियानिक रीच सबसे नीचे में है। तो ये हमारे भारत का प्लेट है, जो भारत का पोजीशन है, वो जो बाउंड्री है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भारत। इसके ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड यानी पश्चिम साइड में कौन आ जाता है? वो आ जाता है अरेबियन सी, और पूरब साइड में आ जाता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब जरा हम देखें कि क्या भारत शुरुआत से ही ऐसे जुड़ा हुआ था? नहीं साहब। कैसे हुआ? आप यहाँ देखो पिक्चर में, आप देख रहे हो कि भारत पहले जो आज का पोजीशन दिखता है यहाँ पर, ये देखो, ये है हमारा भारत, वो यहाँ पर नहीं था। वो आ जाकर के यूरेशियन से जुड़ गया है, वो यहाँ पर नहीं था, वो दूर हुआ करता था। ये देख सकते हो 71 मिनट पहले ऐसा था, फिर धीरे धीरे यहाँ आया, फिर धीरे धीरे यहाँ आया, फिर मूव करता करता वो आकर के आज यहाँ पर है। ठीक है, जो आज वर्तमान में देखता है वो यहाँ पर है। तो कैसे कैसे मूव हुआ, जरा हम एक बार क्रोनोलॉजी को समझते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए साहब। देखिए, 200 मिलियन साल पहले जब पेंजिया से टूट करके अलग हुआ था, तो इंडिया ने क्या करा? इंडियन जो प्लेट है वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया पेंजिया से टूट करके। 100 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस के आखिरी पीरियड में, लेट पीरियड में, क्या हुआ कि मेडागास्कर से अलग हुआ, गोंडवाना से अलग हुआ। ठीक है, 60 से 65 मिलियन साल पहले, यहां से 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ था? डेक्कन ट्रैप बना था। डेक्कन ट्रैप में क्या हुआ था? 65 मिलियन साल पहले डायनासोर गायब हुए थे। पढ़ा रहा हूँ बेटा, भूलना मत, ये सारी बातें बता चुका हूं मैं। डायनासोर 65 मिलियन साल पहले गायब हो रहे थे। तो उसी समय यहाँ से भी एक प्रमाण देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई साहब, वहां उस समय भारत अलग हुआ और डेक्कन ट्रैप बना, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी फट रहे थे और उसके कारण यहाँ से बेचारे शहीद हो गए। कौन? जो हमारे उस समय के सबसे ज्यादा मजबूत लोग थे। कौन थे बताओ? गॉडजिला टाइप, है ना, डायनासोर्स। तो 50 से 40 मिलियन पहले क्या हुआ कि इंडियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया। ये कब की बात है? 50 से 40 मिलियन साल पहले। उस समय क्या था ना, वहां पर टेथी सी हुआ करता था, एक सी था, समंदर था, वो टेथी सी था। ठीक है, वो आया और इसने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। जुड़ने के बाद जब ये नहीं होगा, भारत यहाँ पर नहीं जुड़ा होगा, तो खाली होगा, पानी होगा वहां पर, उसी को टेथी सी कहा गया। अब जब ये जुड़ा, उसके बाद से माना जाता है कि हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ और अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय इज अ यंग माउंटेन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो हम इंडियन पढ़ेंगे माउंटेन्स तब। इसके अलावा तिब्बतन प्लेटू का, तिब्बतन पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। और आज भी माना जाता है कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी जाकर के कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट से। हर साल 5 मिलीमीटर पर ईयर वो कोलाइड करती है और हमारे को देखने मिलता है। एनसीईआरटी कहता है ये सारी बातें एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं, आप देख सकते हो। ये है आज का। अच्छा, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर दिखाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री को। क्या दिखाता है? कन्वर्जेंट, मतलब आ करके मिला होगा इधर से, दो बाउंड्री मिले हैं तो कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर दूर जाते, ये जो सफेद वाला दिख रहा है ना, ये जो सफेद लाइनें दिख रही हैं आपको, वो दिखाता है डाइवर्जेंट। और ट्रांसफॉर्म जो कैसा दिखा रहा है वो होगा आपका केसरिया रंग का, वो होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कंटिनेंट पर, और कंटिनेंट के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कह रहा हूं, पृथ्वी पर 29% लैंड वाला एरिया है, वही टूट करके कंटिनेंट्स बने हैं, महाद्वीप बने हैं। 71% पानी है, जो ओशियंस कहलाते हैं, मोटे मोटे भाग में ओशियंस में बटे हुए हैं। समझते हैं हम, कॉन्टिनेंट्स जो है वो 7 हिस्सों में बटा है। 7 कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 इंपॉर्टेंट महाद्वीप हैं। अब इनके बारे में एक करके समझते हैं। ज्यादातर कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इनके बारे में जरा जानो। यहाँ पर पहले फोटो देख लो, फोटो फोटो इंपॉर्टेंट है। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, 2 हो गए। ये रहा अफ्रीका, ये रहा यूरोप, ये रहा एशिया। एशिया का ही हिस्सा होता है ज्यादातर, ये मिडिल ईस्ट जो है एशिया का हिस्सा है। ठीक है, तुर्की को छोड़ करके। और ये हो गया एशिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। छठा होता है ऑस्ट्रेलिया और 7वां होता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिक जिसको हम कहते हैं। ये 7 मोटे मोटे आपके क्या हो जाते हैं? आपके कंटिनेंट्स हो जाता है। और ओशियंस आप देख सकते हो, ये हो गया पैसिफिक ओशियंस, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ये हो गया आर्कटिक ओशियन, ये हो गया इंडियन ओशियन, और ये हो गया सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन, तो 5 ओशियंस होते हैं। खैर, पहले हम
कंटिनेंट यानी महाद्वीप को निपटाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर है वो है क्या, एशिया। एशिया के बारे में देखो क्या क्या बातें हैं। पहला तो ये कि ये सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो कितना एरिया होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी दुनिया के 60% आबादी वो सिर्फ एशिया में ही रहती है, और इसमें 48 से 49 देश आते हैं। देखो 49 कब होगा, जब रशिया को आप एशिया में शामिल कर दोगे। हालांकि रशिया जो होता है वो एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता, वो यूरोप का हिस्सा माना जाता है, जबकि रशिया का ज्यादातर हिस्सा एशिया में है और थोड़ा हिस्सा यूरोप में है, ठीक है ना, लेकिन वो डेवलप्ड पार्ट यूरोप में है। बहुत बड़ा है ना रशिया। तो अब लोकेशन की बात करें तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है एशिया की, अगर हम बात करें तो ऊपर में क्या है, आर्कटिक ओशन। देखो ना यहाँ पर, ये क्या है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ये पूरा फैला हुआ है। नीचे में क्या है, इंडियन ओशन है। राइट साइड में क्या है, यानी ईस्ट साइड में क्या है, पैसिफिक ओशन। इधर साइड में क्या पड़ जाता है, यूरोप पड़ जाता है और अफ्रीका पड़ जाता है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका पड़ जाता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, देख सकते हो। अच्छा, इस एशिया और यूरोप इन दोनों को मिला दो तभी हम यूरेशिया कहते हैं। समझ आ गई बात, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया कहलाता है। ये मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है और ईस्टर्न साइड में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कह सकते हो। अब आ जाते हैं हम एशिया के बारे में। यहाँ पर देख लो, ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है ना। ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री हो गई, ये इक्वेटर। तो ये कौन सा साइड हो गया बताओ, ये नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं हो गया, ये ऊपर है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये माना जाता है। ठीक है, इसके एक एक कंट्रीज को हम देखेंगे जब हम मैपिंग पढ़ेंगे। तो यह मैंने आपको लगा दिया है, आप देख सकते हो ग्लोबली, ये पूरा का पूरा वो है। और क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके, फिजिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि यहीं पर मौजूद है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, जो कि हर साल बढ़ते जा रही है। तिब्बतन प्लेटू, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटू पठार है, वो भी यहीं पर है, तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत वाला क्षेत्र। साइबेरिया, जो कि दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट जगह में से एक माना जाता है, सबसे ठंडे जगह में से एक माना जाता है, तो वो भी यहाँ पर है। गोबी डेजर्ट, यानी गोबी क्या, मरुस्थल या रेगिस्तान या अरेबियन डेजर्ट, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, कुछ बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर देखने को मिली, जैसे भारत में गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, यांगशे, वांगवो, ये सारी नदियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और बात करें तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। इस पूरे एशिया में सबसे लंबी जो नदी है वो है यांगशे नदी। कौन सी नदी है, यांगशे नदी। याद रखना, गंगा सबसे लंबी नदी नहीं है एशिया की, यांगशे नदी है, जो कि चाइना में है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो डेल्टा है, डेल्टा वो है जब नदियां बहती हैं ना, तो बहने के बाद जहां पर वो गिरती हैं या मिलती हैं नीचे जा करके, तो वहां पर क्या करती है, अपने साथ कंकड़, मिट्टी, इसका कई सारी चीजें लेकर के बहती हैं। वो क्या करती है, वहां पर जहां पर बह रही है वहां पर जमा करते जाती है। कई जगह कई नदियां जमा करती है, जमा करते 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 वो पूरा का पूरा एक एरिया बना लेती है मिट्टी का, वो जमा होकर के, जिसको हम डेल्टा कहते हैं, पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है इसका वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, जो कि सुंदरबन डेल्टा भी कहलाता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बता दिया। और लोएस्ट पॉइंट जो है पूरे पृथ्वी पर, वो एशिया पर, वो कौन है एशिया में, वो है डेड सी। डेड सी वाला रीजन सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ठीक है, लैंड की बात हो रही है, मतलब स्थल की बात हो रही है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अरेबियन डेजर्ट। ये भी ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मैंने बता दिया आपको। और ड्राइएस्ट रीजन मैंने बता दिया कि अरेबियन और गोबी डेजर्ट सबसे ड्राइएस्ट, सबसे शुष्क रीजन माना जाता है। सबसे बड़ा पेनिनसुला या प्रायद्वीप किसको कहते हैं, अरेबियन पेनिनसुला को मानते हैं। एशिया की बात हो रही है, जहां वर्ल्ड होगा वहां वर्ल्ड लिखा हुआ होगा, या मैं बता दूंगा। सबसे बड़ा लेक, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक, ठीक है, लार्जेस्ट लेक बाई वॉल्यूम कौन है, वो है आपका कौन सा, बैकाल। ठीक है, कौन है, बैकाल। ठीक है, लार्जेस्ट लेक वैसे तो कैस्पियन वाला होता है जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, बट एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कौन है, वो है बैकाल। और ओल्डेस्ट भी यही है, सबसे डीपेस्ट भी यही है। ठीक है, डीपेस्ट भी यही है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप कौन है, आइलैंड मतलब समझते ही हो, द्वीप को समूह, तो वो है इंडोनेशिया, वो भी यहाँ पर है। लार्जेस्ट प्लेटू तिब्बतन पठार, और लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एशिया का कौन है, हिमालय, पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ा। और फॉरेस्ट एरिया साइबेरियन एरिया है, जो कि रशिया में पड़ता है। इसके अलावा एशिया यूरोप को मैंने बता दिया, यूरेशिया कहा जाता है, ये वाला हम देखेंगे बाद में। बाकी बातें मैंने आपको बता दी, पॉपुलेशन में और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है ये। यूरोप से इसको अलग कौन करता है, यूराल नाम का एक पर्वत है जो कि इसको यूरोप से अलग करता है। एशिया को हम राइजिंग सन कहते हैं, क्योंकि ये पूरब में है, तो आप देख सकते हो कि सनराइज यहाँ पर देखने को जल्दी मिलेगा।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास करता है, और ये रही पूरी पूरी बाउंड्री जो कि यहाँ पर लिखी गई है। अब आते हैं यूरोप पे, दूसरा नंबर। तो ये यूरोप के बारे में जानो, सबसे सेकंड सबसे छोटा कंटिनेंट है क्षेत्रफल के हिसाब से, तीसरा पॉपुलेशन के हिसाब से है बड़ा। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, देश 44 से 50 आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री देख लो, बाउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ देखो नॉर्थ साइड में ये है आपका यूरोप, ये हमारा एशिया। रट याद करते चलो, ध्यान पर रखना है इसको। ये एशिया, एशिया के जस्ट इधर साइड में कौन हो गया, यूरोप। तो यूरोप के ऊपर कौन है, आर्कटिक ओशियन, जैसा इसके ऊपर भी था। राइट साइड में इसको कहा कौन और अलग कर रहा था, यहाँ पर यूराल माउंटेन, जो कि एशिया से इसको अलग करता है। नीचे में यहाँ पर पाया जाता है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी पाया जाता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। और राइट ये पश्चिम साइड में पाया जाता है अटलांटिक ओशियन, ऊपर है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कह देते हैं, ये देख सकते हो आप अटलांटिक ओशियन। तो ये पूरा पूरा बाउंड्री बनाता है यूरोप का, ठीक है। सारी बातें बता दी मैंने। चलो अब आगे आ जाते हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, वो है माउंट एल्ब्रस। कहां पर पाया जाता है, ये रशिया में पाया जाता है। सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, वो है कैस्पियन सी का पॉइंट। लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप का कौन है, वल्गा नदी। सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे बड़े बड़े माउंटेन्स कौन कौन से हैं, एप्स माउंटेन, पायरनीस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन, ये सारे कहाँ माउंटेन पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। सिग्निफिकेंट प्लेन की बात करें तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन होता है, ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ये क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हम अलग से देखेंगे। कल्चरल सिविलाइजेशन की बात करें तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन हम कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर जिसको कहते हैं, उसका जन्मभूमि किसको माना जाता है, यूरोप को माना जाता है। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में काफी ज्यादा ये आगे माना जाता है, क्योंकि उसकी शुरुआत यहाँ से देखी जाती है। लिटरेसी में, साक्षरता में, आधुनिकीकरण में काफी आगे हैं। ट्रेड वगैरह में, व्यापार में काफी आगे हैं, ठीक है। बाकी और भी चीजों में आगे हैं ये, ठीक है। ये उसका पूरा का पूरा क्या है आप देख सकते हो, समरी लिखा गया है जो मैंने आपको बता दी। अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, वो है अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका एरिया, इसका पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, जितना हमारा अकेले का है। कंट्री की बात करें तो 54 कंट्री इसमें इंडिपेंडेंटली इसमें है। बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ साइड में इसमें मेडिटेरेनियन सी आता है, वेस्ट साइड में कौन आ जाता है आपका, अटलांटिक ओशियन। साउथ साइड में आ जाता है अटलांटिक प्लस इंडियन ओशियन। ईस्ट साइड में आ जाता है रेड सी, ठीक है, रेड सी और इंडियन ओशियन मिलकर के बाउंड्री बनाते हैं, और बाकी मैंने बता दी, ये सारी बातें यहाँ लिखी गई। इससे होकर के तीनों पास करते हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों के तीनों यहाँ से गुजरती हैं। इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच से होता हुआ गुजरता हुआ दिखाई देता है, ये देख सकते हो आप। ये रहा इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं से होकर के गुजरती हैं। ये दिया गया है आपको बड़े करके इमेज, जो भी इसके कंट्रीज हैं उनके नाम दिए गए हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मैप, तो मैप वाला हिस्से में इसको कवर करेंगे। अफ्रीका की बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी वो भी अफ्रीका में है, कौन नदी है, नील नदी। यहाँ का हाईएस्ट पीक, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन है, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में पड़ता है। ग्रेट रिफ्ट वैली, सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट किलिमंजारो, जो कि हमने देखा। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, प्रमुख प्लेट विवर्तन की संरचना, यानी मेजर टेक्टोनिक फीचर है, रिफ्ट वैली बनती है वहां पर। बताया था ना आपको कि दो प्लेट जब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करते हैं, मतलब आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, तो वहां वैली भी बनता है, वैली यानी घाटी भी बनता है। तो यहाँ पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली देखने को मिलता है, कहाँ पर, अफ्रीका में ही। कुछ अच्छे अच्छे लेक्स जैसे विक्टोरिया लेक, टंगानिका लेक और मलावी लेक। विक्टोरिया के बारे में क्या फेमस है जरा बताना, विक्टोरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है विक्टोरिया लेक, कमेंट बताना मुझे। और सवन्ना ग्रासलैंड कई बार पूछा गया, 1 लाख बार पूछा गया आपके एग्जाम में, स्टार मार्क कर लो। सवन्ना ग्रासलैंड जो है, देखो कई तरह के ना, अलग अलग कंटिनेंट्स पर, अलग अलग महाद्वीप पर अलग अलग तरह के घास भूमि जिसको कह दो, या फिर चरने के लिए, गायों के चारे के लिए घास का पूरा पूरा मैदान पड़ा रहता है। पेड़ पौधे कम होते हैं, सिर्फ घास का मैदान होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका में जो पाया जाता है उसको हम सवन्ना कहते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, और सहारा जो है, सहारा डेजर्ट जो यहाँ पर पाया जाता है, उसको माना जाता है कि आज भी एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको एक्सपेंडिंग डेजर्ट या विस्तारशील रेगिस्तान भी कहते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो मानव उत्पत्ति का केंद्र यहाँ पर माना जाता है, सबसे पुराना साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है मानव की उत्पत्ति का। उसके अलावा कई सारी जातीय और भाषाई विविधताएं देखने को मिलती हैं,
ठीक है, यहाँ पर कई सारे खनिज, तेल, वो सारी चीजें मिलती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। ये समरी यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो आप। ठीक है, देख सकते हो लार्जेस्ट लेक कौन है, विक्टोरिया। अब आ जाओ बेसिक फैक्ट्स के बारे में नॉर्थ अमेरिका के। तो ये तीसरा सबसे बड़ा है, फोर्थ इन पॉपुलेशन है, और कंट्रीज में 23 आते हैं। इसकी बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ साइड में आ जाता है आर्कटिक ओशियन, ईस्ट साइड में आ जाता है अटलांटिक ओशियन, नीचे में आ जाता है साउथ अमेरिका, और वेस्ट साइड में आ जाता है पैसिफिक ओशियन। अब जिस साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है एक इस्थमस है, एक स्थल डमरू मध्य है जिसका नाम है पनामा। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। ठीक है, हम पढ़ेंगे, जब मैप पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये है नॉर्थ अमेरिका मैप में, नीचे है साउथ अमेरिका, ये कौन, साउथ अमेरिका। अब इन दोनों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हो पनामा, तो पनामा से मिलकर के ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो नॉर्थ अमेरिका के बारे में और क्या जानते हैं। यहाँ पर एक मेजर माउंटेन पाया जाता है, रॉकी माउंटेन, वो इस वाले एरिया में पाया जाता है, रॉकी माउंटेन। ठीक है, वेस्टर्न साइड में, और इधर साइड में पाया जाता है एप्लांशियन माउंटेन। कौन सा पाया जाता है, तो वो एप्लाशियन माउंटेन पाया जाता है। उसके अलावा ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सबसे लंबी नदी जो है यहाँ की नॉर्थ अमेरिका की, वो कौन सी है, मिसिसिपी नदी है। ठीक है, वो अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी में से एक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो ग्रेट लेक है। ठीक है, ये यहाँ पर पाया जाता है। डेजर्ट्स कुछ पाए जाते हैं जैसे मोजावे, सोनोरा, चिहुआहुआ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्कटिक टुंड्रा से लेकर के फॉरेस्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है प्रेयरीज। प्रेयरीज घास भूमि या फिर ग्रासलैंड यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। और सवरना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। ठीक है, हरिकेन्स यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हरिकेन कहते हैं, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, कैरिबियन वाले एरिया में। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मेजर कंट्रीज कौन कौन आ जाते हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सारे मोटे मोटे कंट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। और क्या है सर, तो यहाँ डेवलप नेशन में यूएसए, कनाडा वगैरह आ जाते हैं। हाई टेक वाला एरिया है। ठीक है, हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, सिलिकॉन वैली से क्वेश्चन अभी पूछा गया था। सिलिकॉन वैली यूएसए का या वर्ल्ड का बेसिकली किसको माना जाता है, सैन फ्रांसिस्को का। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। चाइना का किसको कहा जाता है, शेंजेन को। शेंजेन को देखना बहुत खूबसूरत है। इस इसराइल का किसको कहा जाता है, टेल अवीव को। अच्छा, इसको सिलिकॉन फैक्ट्री क्यों नाम दिया गया है, देखो, जहां पर चिप्स वाला काम या सेमीकंडक्टर वाला काम कर, मोटा मोटी समझ लो, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या इन तरह की चीजों का जो काम होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, जिसकी फैक्ट्री अभी भारत में भी लगाने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो जहां पर इसका हब है ना, उसको हम सिलिकॉन वैली कह देते हैं। सबसे पहले ये टर्म दिया था डॉन हॉफलर ने, जो यूएस के थे। इन्होंने 1970 वगैरह के दशक में ही दे दिया था यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को, ये तो सिलिकॉन वैली बन चुका है। ठीक है, चलो, ये समरी यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हो। यहीं पर सबसे बड़ा आइलैंड भी पाया जाता है, ग्रीनलैंड आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में, जस्ट उसके नीचे, तो फोर्थ लार्जेस्ट यानी चौथा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, महाद्वीप है। पॉपुलेशन के हिसाब से पांचवा। हम इस एक साथ सीरीज देख लेंगे, इसको हटा दो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रीज 12 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे ऊपर में इसकी सीमा किससे लगती है, कैरेबियन सी से। राइट साइड यानी ईस्ट साइड, पूरब साइड में अटलांटिक ओशियन, और पश्चिम साइड में लगता है इसका पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके क्या नाम है, यूएसए से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पनामा वाले से, पनामा वाले से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। यह है नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सारे कंट्रीज है जो इसमें आते हैं। यहाँ से अभी एक क्वेश्चन आया था, ये यूपीएससी क्वेश्चन था शायद 2025 वाले सिविल सर्विसेज वाले में, मैं बताता हूँ कौन सा। जैसे यहाँ पर एंडीज पर्वत पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबा, बड़ा नहीं, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला कौन है, वो है एंडीज पर्वत। अमेजन बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी। ठीक है, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, वो अमेजन बेसिन है। सबसे लंबी नदी कौन है, नील, और सबसे बड़ी वो है अमेजन नदी। ठीक है, ये दुनिया की बात कर रहा हूँ। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है या वाटरफॉल है। अटकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सूखा डेजर्ट है। ठीक है, ये भी आपका याद रखना। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा, ये क्या है, नेविगेबल लेक है। नेविगेबल मतलब जिसको आप नेविगेट करने के लिए, परिवहन के लिए, नौ परिवहन के लिए, ठीक है, नाव वगैरह जब चला रहे होते हो उसके लिए आप चीजें देखते हो, कंट्रोल करते हो, रेगुलेट करते हो,
तो उनके लिए जो नेविगेशन करा जाता है उसके लिए सबसे ऊंचा लेक टिटिकाका है। ये पेरू और बोलिविया वाले बॉर्डर पर पाया जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है पेम्पास, ये 1 लाख बार ये वाला ग्रासलैंड पूछा गया। पेम्पास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में या साउथ अमेरिका पूछा, और ऑप्शन हो तो साउथ अमेरिका में। अमेजन रिवर कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है ये भी पूछा जाता है। तो अमेजन रिवर होकर गुजरती है पेरू से, कोलंबिया से, इक्वाडोर से, बोलिविया से, वेनेजुएला से, ब्राजील से, 7 कंट्री से होकर के गुजरती है। इससे 7 कंट्री से होकर के गुजरती है ये, ठीक है। ये 7 नहीं 6 कंट्री से होकर के, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला और ब्राजील, ये 6 कंट्री से होकर के गुजरती है। साउथ अमेरिका में एक और चीज, ये मैप देख सकते हो आप, साउथ अमेरिका में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो मैंने आपको बोला, जो सबसे दुनिया की लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप देख सकते हो ऊपर से लेकर के नीचे तक फैली हुई है। ये 7 कंट्री से होकर के गुजरती है। यही था यूपीएससी का क्वेश्चन अभी 2025 का। कौन कौन से कंट्रीज है वो? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना। तो ये 7 कंट्री से होकर के वो गुजरती है। कौन? एंडीज पर्वत, ठीक है। चलो, अब साउथ अमेरिका में और क्या याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। स्पेनिश और पोर्टुगीज भाषा बोली जाती है। ब्राजील सबसे डेवलप और सबसे बड़ा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ इसके क्या लिखे गए हैं, शॉर्ट चीजें लिखी गई हैं, समरी लिखी गई है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा ये क्या है, हमारा कंटिनेंट है। और उसके बाद बात करें पॉपुलेशन में छठा सबसे छोटा है, मतलब छठा नंबर पे है। एक ऐसा कंटिनेंट है जो अकेले देश भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए हम इसको आइलैंड कंटिनेंट या फिर द्वीपीय महाद्वीप भी कह देते हैं। लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल ये साउथ ईस्टर्न साइड में पाया जाता है और चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आसपास में जो एरिया है, ओशियानिया है, मलेशिया है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सब पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया का भाग है। कई बार ओशिनिया पूछा जाता है, ओशिनिया क्या है? तो देखो, ओशिनिया जो है होता क्या है, पहले मैप में देखो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये पूरा पूरा क्या है, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है। हम देखेंगे ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबल साउथ जिसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो है एशिया की बाउंड्री यहाँ तक खत्म हो गई। अब नीचे में जो है कई सारे ऐसे कंट्री है जो कि एशिया से नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो कंट्री छोटे छोटे आइलैंड्स में बटे हुए हैं, जो इससे नहीं जुड़े हुए, उन सबको जोड़ करके एक साथ ओशियनिया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ओशियनिया नाम दे दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा हिस्सा है उसका, ठीक है। अब इस रीजन्स को, ओशियनिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, 4 मोटे मोटे हिस्सों में बांटा गया। एक का नाम है ऑस्ट्रेलेशिया, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओशियनिया इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये बाकी आसपास के। मेलानेशिया में फिजी, पापुआ न्यूगिनी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी कौन? ओशिनिया। ओशिनिया का पार्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इतना ध्यान रखना है आपको, ये देख सकते हो मैप से। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की और कुछ बातें, जैसे एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वेस्टर्न प्लेटू में लार्ज डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है, लार्ज डेजर्ट पाया जाता है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। यहाँ देखो, ये देख रहे हो ग्रेट बैरियर रीफ, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर है ये ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। रीफ, यहाँ पर कोरल पढ़ेंगे, कोरल क्या होते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जीव निकालते हैं, ठीक है, एक तरह के जीव जंतु होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है, उसके कारण से एक दीवार सा बन जाता है और उसी के बैरियर को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है, यानी कोरल की सबसे बड़ी रीफ है, प्रवाल की सबसे बड़ी रीफ है, ठीक है। अब देखो, हाँ, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इसी का हिस्सा है। क्लाइमेट और वेजिटेशन की बात करें तो ज्यादातर ये ड्राई होता है, ठंडा होता है काफी ज्यादा और सूखा हुआ होता है, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। और इसकी बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जानवर पाए जाते हैं, जैसे कंगारू और कोआला नाम के जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है, कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है, ठीक है। ये सारे कुछ बातें लिखी गई है। अब आ जाते हैं अंटार्कटिक पर। अंटार्कटिका की बात करें, देखो मैं मानता हूं कि इसमें कई सारी बातें हैं, ठीक है, जो कि आपको थोड़ी कठिन लगेंगी, लेकिन बाबू मेरे, तुम्हें तो सिर्फ सुन लेना है, तुम्हें तो सिर्फ ग्रहण करना है, ठीक है। हम बना रहे हैं, हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, एक एक चीज एनालाइज कर रहे हैं, तो मुझे जब इतना वो नहीं लग रहा तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? पढ़ो पढ़ो, वही तो पॉइंट है जहां हमला करना है, जहां सारे लोग हार मान ले रहे।
जहां तुम्हें डर लगता है या जो चीजें तुम्हें कठिन लग रही है वो सबको कठिन लगती है, ऐसा नहीं है। अब रिजल्ट वही कर पाता है या फिर रैंक वही कर पाता है जो जो उस कठिनाई को पार कर पाता है। अगर तुम पार कर पाए या इसको झेल पाए या इसको तुम इस पर कह दिया कि नहीं इस पर तो मेरी विजय प्राप्त होगी होगी, ठीक है, कैसे समझ नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में समझ आएगा। यही वो तो चीज है, जो सब छोड़ रहे हैं वो पढ़ो ना, जो सब पढ़े रहे हो तो पढ़ ही रहे हो। जहां सब डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, उसको भी पढ़ो, हिम्मत करो और पढ़ो, और उसके बाद देखो तुम्हारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा या एक बार में हो जाए, नहीं तो मेरे से आकर कहना, ठीक है ना। एक बार मेहनत कर लो मेरे भाई, उसके बाद सब चीज आसान हो जाएगा, कर लो मेहनत, ठीक है। वरना ये मेहनत तुम्हें 2 साल बाद भी करोगे तो भी इतना ही मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, वो आज कर लो, आज कर लो, कल को कंपटीशन और हाई हो जाए उससे बेटर है आज कर लो, ठीक है। चलो, अंटार्कटिक की बात करें तो अंटार्कटिका की 5वां सबसे बड़ा कंटिनेंट है, सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, कोई भी कंट्री यहाँ नहीं मौजूद है। पूरा का पूरा साउथ हेमिस्फीयर में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है, और सदर्न ओशियन, ठीक है, उत्तर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है ये। उसके अलावा साउथ पोल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, साउथ पोल यहाँ पर पाया जाता है। आप मैप में देख सकते हो, ये है अंटार्कटिका, ये पूरा सफेद वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। और इसको हम ऊपर से देखें तो ऊपर से ऐसा दिखेगा पृथ्वी के ऊपर से, और ये है आपका क्या, साउथ पोल, यह साउथ पोल, तो ये भी इसके अंदर में आता है। और क्या क्या बातें हैं सर, तो अंटार्कटिका काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट यहाँ पर कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट कंटिनेंट होता है। दूसरा ये है ना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तुमसे अगर पूछ ले सहारा डेजर्ट भी दिया हो और अंटार्कटिका भी दिया हो फंसाने के लिए, तो अंटार्कटिका लगाना, क्यों, क्योंकि डेजर्ट 2 तरह के होते हैं, मरुस्थल 2 तरह के होते हैं। मरुस्थल का मतलब क्या है, मरा हुआ स्थल, मतलब कि वैसा स्थल जो मरा हुआ है, यानी वहां पर किसी तरह की उपज नहीं कर सकते हम, ना वहां पर कोई सेटलमेंट कर सकते हैं, ना कोई इंसान रह सकता है, ना कोई जानवर रह सकता है, ना कोई पेड़ पौधा ग्रो कर सकता है, तो उसको मरुस्थल कहते हैं हिंदी में, या डेजर्ट कह देते हैं। तो ये अंटार्कटिका भी वैसे है। अब ये डेजर्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है शुष्क, ठीक है, ठंडा डेजर्ट, और एक होता है गर्म डेजर्ट। गर्म जो रेगिस्तान वाला है, और ठंडा जो कि बर्फ वाला है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, वो डेजर्ट कौन सा है, वो है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। ठंडा पूछे तो भी सबसे बड़ा अंटार्कटिका, और दुनिया का सबसे बड़ा पूछे तो भी अंटार्कटिका। गर्म डेजर्ट पूछे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। चल, इसका पूरा का पूरा 98% एरिया बर्फ से घिरा हुआ है। अब बताओ कैसे कोई रहेगा वहां। 70% पृथ्वी का पानी यहाँ पर माना जाता है कि फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो बर्फ का एरिया इतना ज्यादा मोटा है, कहीं कहीं पर तो 4 किलोमीटर तक मोटा है। तुम सोचो ना क्या इंसान रहेगा उसमें, ठीक है। एक यहाँ वोल्केनो का एक एक्टिव वोल्केनो का पॉइंट पाया गया है। कौन सा वोल्केनो है वो, एरिबस, याद रखना, एल्ब्रस नहीं एरिबस, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है देखो, अंटार्कटिक की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट है, मैं बता चुका आपको। कोई भी प्लांट, कोई भी जानवर बहुत कम मिलते हैं, जैसे पेंगुइन, सील्स वगैरह मिलते हैं बहुत कम। यहाँ पर एक ट्रीटी करी गई थी 1959 में, अंटार्कटिका ट्रीटी, जिसके थ्रू क्या करा गया कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी या किसी तरह का माइनिंग यहाँ पर बैन है, वर्जित कर दिया गया है, ठीक है, ताकि यहाँ पर माहौल कैसा रहे, पीसफुल रहे, पीसफुल। आप साइंटिफिक कोई काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, शोध करना है तो वो कर सकते हैं, बाकी ऐसे कोई काम नहीं कर सकते। और आगे बढ़े तो ये देखो समरी है पूरी पूरी। अंटार्कटिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि भारत का पहला अंटार्कटिक बेस यहाँ पर बनाया गया था शोध करने के लिए। उन्होंने कह दिया तो हमने कह लिया ठीक है हम बना लेते हैं अपना शोध एक सेंटर। दक्षिण गंगोत्री बनाया कब, 1983 में, और आकर के तकरीबन 90 के आसपास में ये बंद हो गया था, ठीक है, 90-92 के आसपास ये बंद हो गया था। कई सारे कारण थे उसके। बाद में आज के समय में 2 अभी भी फंक्शनल है, जिसका नाम है मैत्री और भारती। ये दोनों फंक्शनल है, अभी भी काम कर रहे हैं। ये कहां पर है, तो स्कीर मैकर ओएसिस नाम की जगह है, जो कि एक लेक है, झील है, जिसका नाम है प्रियदर्शनी झील, उसके पास में प्रेजेंट है। वहां पर मैत्री और भारती झील है। अच्छा, ये प्रियदर्शनी उन्होंने रखा है, नहीं हमने रखा है, हमने रखा अपने से, वहां पर है। पूछो ना क्या पूछ सकते हो, ठीक है। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे पहला कौन सा बना था यहाँ, वो मुझे बताना। भारतीय स्टेशन की बात करें तो 2012 में जो आप देख रहे हो वो बनाया गया था, यहीं पर है, इस हिल, लर्समान हिल या प्रिज हिल्स के पास में है। और अगर हम बात करें तो भारत ने अंटार्कटिका का अभियान कब शुरू किया था, 1981 में शुरू किया था, ठीक है। अभी वर्तमान में मैत्री 2 हम वहां पर बनाने के प्रोजेक्ट में है, जो कि 29 से 32 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक आपके पूरे पूरे कंटिनेंट खत्म होते हैं। एक दो बातें और, जैसे पूछा जाता है, देखो मैंने आपके लिए ना इतनी मेहनत करी है, एक एक चीज निचोड़ के लाया हूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि किताब में ये नहीं मिलेगा, आप एनसीईआरटी निचोड़ लो या कोई भी किताब निचोड़, नहीं मिलेगा। ओलंपिक रिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में जो रिंग बने हुए हैं, दो तरह के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। पहला ये कि उनका सीक्वेंस बताओ, ठीक है, सीक्वेंस बताओ। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कौन सा रंग का रिंग किस देश को रिप्रेजेंट करता है। दोनों बातें यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे नीला वाला यूरोप को, पीला वाला एशिया को, ब्लैक वाला अफ्रीका को, नाम से पता चल रहा है, ग्रीन वाला ओशियनिया को, और अफ्रीका अमेरिका को कौन सा, रेड वाला। रेड याद रहेगा क्योंकि अमेरिका सबसे डेंजर है अभी दुनिया के लिए। अफ्रीका ये भी आपका याद रखना है। यूरोप के लोग ठंडे होते हैं तो नीला मान लो, नीला हो गया, ठीक है। और एशिया में, एशिया में क्या है, लाल पीले होते रहते हैं लोग। खैर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है ब्लू, वो भी लिखा हुआ है। दो नंबर पे आता है येलो, पीला। तीसरे पर आता है काला, चौथे पे आता है ग्रीन, और पांचवे पर आता है रेड। ये पांच कलर होते हैं, पांच कलर के रिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका सीक्वेंस मैंने लगा दिया है, जैसे साइज के आधार पर और पॉपुलेशन के आधार पर। साइज के आधार पर बात करें तो देखो आसान है याद करने, जैसे ए वाले पहले आते हैं। ए वाले में तुम्हें ये पता है कि एशिया साइज में भी बड़ा है और पॉपुलेशन में बड़ा है, तो एशिया पहले आएगा, तो दूसरा कौन आएगा, अफ्रीका आएगा। उसके बाद अमेरिका वाला, अमेरिका में भी कौन सबसे पहले, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है तो पहले आएगा और नीचे है तो बाद में आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। नॉर्थ अमेरिका पहले, फिर साउथ अमेरिका। अब ये हम साइज का सीक्वेंस बता रहे हैं, साइज के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है साइज के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये चार तो सेम रहते हैं, देख लो। बस यहाँ खेल है, अंटार्कटिका जो है ना उस पर सबसे कम लोग हैं तो वो नीचे चला जाता है, बाकी ये दो सेम के सेम इधर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं जरा ओशियंस को, ओशियन को समझ लेते हैं। ओशियन की अगर हम बात करें, ठीक है, ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशियन तुम्हें पता है कि 71% पानी पूरी पृथ्वी पर है। ओशियन में क्या है कि इसकी पहले मैपिंग हम समझते हैं, ओशियन के ग्राउंड पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो ओशियन की मैपिंग समझने के लिए यहीं पर हम खत्म कर लेंगे। शुरू शुरू में लगता था कि ओशियन जो समंदर है उसके नीचे क्या है, तल है, वो फ्लैट है, कोई तरह का फीचर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहां पर, एकदम साधारण था। लेकिन बाद में उसके तल को मैपिंग करी गई, कई सारी चीजें देखी गई, ठीक है, जिसमें जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ही उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीजें। अब ये कैसे पता चला, जैसे एक सोनार मेथड होता है, इको सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि एक तरह का वेव छोड़ा जाता है और वो टकरा करके वापस आता है नीचे से, तो उससे आइडिया लगता है कि कितनी गहराई है, ठीक है। अलग अलग जगह पर देखा गया, अलग अलग गहराई है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग साउंड आ रहा है, ठीक है। अब और भी मेथड है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सैटेलाइट वाला भी है, आज के टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ओशियनोग्राफी मतलब क्या होता है, ओशियन के अध्ययन या उससे जुड़ा हुआ विचार। मेजर ओशियन फ्लोर कन्फिगरेशन, जो ओशियन की सतह है, चार तरह के मेजर ओशियन है, ठीक है। पहला तो ये है कंटिनेंटल मार्जिन। कंटिनेंटल मार्जिन चार जोन्स बनते हैं। कंटिनेंटल मार्जिन के तीन पहले समझ लो, तीन सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं कंटिनेंटल मार्जिन में। सबसे पहला आ जाता है कंटिनेंटल मार्जिन, मतलब क्या है, महाद्वीप का किनारा। किनारा से हम अंदर की तरफ जाएंगे और जानेंगे क्या क्या है। तो कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल कहां गया, शेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप और कंटिनेंटल राइस। देखो नाम में क्या है, कंटिनेंट, हम पढ़ रहे हैं ओशियन के बारे में। कंटिनेंट मतलब जमीन वाला, स्थल वाला एरिया, तो ये हो गया स्थल वाला एरिया। तो स्थल वाला एरिया जस्ट इसके नीचे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे, जिसमें अब पानी ऊपर ऊपर है, इसके जस्ट पास में है, तो इस ऊपर वाले को, पास वाले को कंटिनेंटल शेल्फ कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको पार करोगे ना तो एक ढलान आती है, समुद्र की तरफ तुम जा रहे हो, मिट्टी से समुद्र की तरफ बढ़ रहे हो, तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, थोड़ा थोड़ा पानी के बाद जाओगे तो अचानक से एक ढलान आएगी, इसी ढलान को हम कंटिनेंटल स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब ही ढलान होता है, ठीक है। अब इस ढलान के बाद फिर से हल्का सा ऐसे बेंट हो जाता है, ठीक है, हल्का बेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि पानी वापस आता है, फिर वापस जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर वापस जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा समतल से चढ़ाव जैसा दिखता है। तो इसका एक नाम तो कंटिनेंटल राइज भी है। क्यों कंटिनेंटल राइज, अगर तुम इधर से देखो, समुद्र के साइड से देखो, क्योंकि हम समुद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से देखोगे क्या है, यहीं से कंटिनेंट राइज कर रहा है, कंटिनेंट यहीं से उठ रहा है और आकर के यहाँ फाइनली हमें दिखाई दे रहा है। असली में तो यहीं से उठ रहा है, इसलिए इसका नाम कंटिनेंटल राइज हो गया। इसके नीचे एबाइसल प्लेन होता है, समतल होता है, ठीक है। तो ये अलग चीज हो गई, अब इसमें अलग अलग फीचर्स हो रहे हैं। तो ये मेन तीन है, कंटिनेंटल शेल्फ,
कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। सबमरीन कैनियन क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी तो उसमें पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपने देख लिया, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ऑयल, गैस, मिनरल्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पोर्ट, ठीक है, जो बंदरगाह वगैरह बनाए जाते हैं वो इस एरिया में, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ईईजेड जिसको कहते हैं, वो 200 नॉटिकल माइल्स जो जमीनी क्षेत्र है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक ये बना सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें आप अपने आर्थिक काम वगैरह कर सकते हैं और बाकी चीजें कर सकते हैं। अब ओशियन फ्लोर पे और क्या क्या दिखता है, हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लिया, हमने स्लोप देख लिया, हमने और क्या देख लिया, हमने कॉन्टिनेंटल राइज देख लिया। तो ये तीन चीजें देख ली, ये इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। अब नीचे जो है वो समतल है, समतल को हमने एबिसल प्लेन कह दिया। इस एबिसल प्लेन पे और भी चीजें पाई जाती है, जैसे सी माउंट, वोल्केनिक आइलैंड, रिफ्ट वैली, मिड ओशियनिक रीज, ट्रेंच पाया जाता है, कई सारी चीजें। जैसे यहाँ देखो कहा गया, ये देखो मिड ओशियनिक रीज, तुम्हें बताया था ना कि जब ये दोनों प्लेटें अलग हुई होंगी, लावा नीचे से निकल करके ऊपर आया होगा, तो यहाँ जम गया होगा, कई सारी चीजें जमी होंगी, तो इसके कारण यहाँ रिज बन जाता है, अंदर में दीवार जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम रिज कह देते हैं। और ये ओशियन के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको मिड ओशियन रीज कह देते हैं। अच्छा, ये जो दरार है जिसकी वजह से ये बाहर आ रहा है, उसको हम रिफ्ट कह देते हैं, ठीक है, रिफ्ट कह देते हैं। और जिसके कारण ये वैली बन रही है या सतह बन रही है, जो वैली मतलब क्या होता है बताओ, घाटी, तो घाटी बन रही है उसको हम कह देते हैं रिफ्ट वैली। इसके कारण ये जो वैली बन रही है उसको हम रिफ्ट वैली कह देते हैं, ठीक है। ट्रेंच क्या होता है ये देख सकते हो, गर्त, गर्त जब आपस में टकराने के बाद एक अंदर चला जाता है, एक ऊपर चला जाता है, तो उसके कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसको हम ट्रेंच कह देते हैं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जानते हो। वोल्केनिक आइलैंड, सी माउंट, नाम से पता चल रहा है कि समुद्र के अंदर कोई माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर हो, समुद्र के अंदर ही है, ठीक है, तो उसको सी माउंट कह देते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आप देख सकते हो। कंटिनेंटल स्लोप बता दिया, कंटिनेंटल राइज बता दिया। डीप ओशियन बेसिन में क्या क्या है, एबिसल प्लेन जो कि प्लेन है बता दिया मैंने, ओशियन रीज बता दिया मैंने आपको, ओशियन रीज से ही न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम देख चुके हैं, मिड अटलांटिक रीज वगैरह एग्जांपल है। ट्रेंच में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन है, मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरा ट्रेंच है, ये सबडक्शन जोन के पास बनते हैं, सब बातें बता चुका हूं मैं। सी माउंट बता दिया, समुद्र के अंदर वाला पर्वत। गयोट बनता है जो कि फ्लैट टॉप होता है, जैसे मान लो ये सी माउंट है, ये समुद्र के अंदर जो पहाड़ दिख रहा था आपको, पहाड़ दिख रहा था, ये पहाड़ दिख रहा है ना आपको, सी माउंट है, ठीक है। अब इसका जो टॉप है, टॉप वाला एरिया है, ये फ्लैट हो जाए, तो फ्लैट हो गया ना, ये फ्लैट हो गया, कट गया ऊपर वाला, नुकीला ना हो, तब ये क्या बन जाता है, कहा गया, तब ये बन जाता है आपका गयोट, ठीक है। और अगर ये जो पहाड़ पहाड़ जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो नदी के बाहर आ जाए, नदी के बाहर आ जाए और ऊपर में बराबर ऐसे बन जाए, ये पानी के ऊपर आ जाए, तो ये कहलाता है क्या, आइलैंड, ठीक है। जैसे जापान, फिलीपीन बड़ा भी होता है जिस पर कई लोग रहते हैं, आइलैंड जो समझते हो ना, हाँ। तो ये है, ये सारे रीजन्स देख सकते हो क्या क्या आउटकम्स है ओशियन मैपिंग की, ये सारी चीजें हमारे को पढ़ने को मिली, ठीक है। और ये प्लेट टेक्टोनिक को सिद्ध करने में काफी हेल्पफुल भी रहा। अब ओशियंस को हम 5 मोटे मोटे हिस्सों में देखते हैं, 5 मेन ओशियंस है जिसके बारे में पढ़ना है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन, ये 5 ओशियन है, पांचों के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके देखते हैं। ये और देख लो डिटेल में। अटलांटिक ओशियन है जिसको ऊपर ये देख रहे हो, इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, अब अटलांटिक ओशियन इसके ऊपर है तो नॉर्थ अटलांटिक, नीचे है तो साउथ अटलांटिक। ऐसे ही पैसिफिक ओशियन अगर इसके ऊपर है तो नॉर्थ पैसिफिक, नीचे है तो साउथ पैसिफिक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन जो है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा महासागर है, सबसे डीप महासागर है, यानी सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी का तकरीबन 1/3 हिस्सा ये खुद अकेले रखता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप जो कि मरियाना ट्रेंच के पास में है, जो कि 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर गहरा है। ये पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है, स्टार मार्कर यही पूछा जाता है। ये कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये आर्कटिक ओशियन से लेकर के अंटार्कटिक ओशियन के बीच में फैला हुआ है। इसके अंदर में कई सारे आइलैंड, कई सारे मार्जिनल एरियाज पाए जाते हैं। इसी के अंदर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या धमाका होते रहता है, और क्या अर्थक्वेक यानी भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ये सारी चीजें होते रहती हैं। धमाका मतलब वोल्केनो, ज्वालामुखी फटते रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, मेजर ग्लोबल ट्रेड और शिप रूट वगैरह इसके इसी के अंदर है। ये देख सकते हो आप, ये है पैसिफिक ओशियन जो डार्क ब्लू में दिख रहा है। इसके इस साइड में कौन कौन है, एशिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाता है, और ऊपर में क्या है, आर्कटिक ओशियन, नीचे में क्या है, सदर्न ओशियन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशियन, इस साइड में क्या जाता है, अटलांटिक ओशियन।
देख लिया आप। चलो, कौन कौन से कंटिनेंट है, ये चारों कंटिनेंट लिखे गए हैं। अच्छा, ये देखने में आप देख सकते हो कि जनरली ये सर्कुलर दिखता है, गोलाकार दिखता है, ठीक है, गोलाकार दिखता है। और इसका नामकरण किया गया था मैगेलन नाम के एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा। अटलांटिक ओशियन के बारे में देखते हैं अब, दूसरा नंबर। अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, सबसे बेस्ट ओशियन है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ओशियन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके जो कोस्ट लाइन है ना, तट वाला एरिया, वो डेंटेड है। इंडेंटेड मतलब होता है दांतेदार है। दांतेदार होता है ना, तो इसके लिए फायदे ये होते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह बनाना, यहाँ पर पोर्ट्स बनाना, ठीक है, काफी आसान होता है, काफी फायदेमंद होता है, इसलिए काफी बिजी भी है, ठीक है। और कई सारे अच्छे 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 देशों को, डेवलप देशों को जोड़ता भी है। ये दुनिया का सबसे लंबा कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा भी बनाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये 20% पृथ्वी के सरफेस का कवर करता है। और ईस्ट साइड में बात करें तो यूरोप और अफ्रीका, ये देखो, पूरब साइड में कौन है? यूरोप और अफ्रीका। पश्चिम साइड में कौन है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। नीचे में कौन है? सदर्न ओशन। ऊपर में कौन है? आर्कटिक ओशन। तो इन सब के साथ ये मिलकर के बाउंड्री बनाता है। एक और बात याद रखनी है कि एस शेप का दिखता है, ये देख रहे हो आप, एस शेप का। तो एस शेप का दिखता है ये, ठीक है। और आप देख लिया, आप सारी बातें देख रही, यहाँ पर वही बातें सारी लिखी गई हैं। किस किस के साथ बाउंड्री बनाता है, सब चीज यहाँ लिखा गया है, स्टेप होता है। सबसे इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये इसका डीपेस्ट है, दुनिया का नहीं, इसका डीपेस्ट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जो कि 8,380 मीटर के आसपास में माना जाता है। हिस्टोरिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुराने ट्रेड जो रूट है, जो ओल्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, ओल्ड वर्ल्ड किसको कहते हैं? यूरोप और अफ्रीका को ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, और न्यू वर्ल्ड कहते हैं अमेरिका वाले को। तो उनको जोड़ने में ये सहायक और अहम भूमिका निभाता है। आप देख सकते हो, अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है, अफ्रीका और को जोड़ने में, अफ्रीका यूरोप को। अब आ जाते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कवर्स लगभग 20% ये भी कवर कर लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक से ज्यादा गहरा होता है। और जो इसके बारे में याद रखने वाली बात है वो ये है कि सबसे गर्म महासागर इंडियन ओशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास में पाया जाता है। नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका हिस्सा इक्वेटर के आसपास में, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा, इसलिए यहाँ पर गर्म भी ज्यादा रहता है। अब इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है देख लो। ऊपर साइड में यानी नॉर्दर्न साइड में एशिया से, ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया से, और वेस्टर्न साइड में अफ्रीका से। नीचे में क्या है? सदर्न ओशियन, तो देख सकते हो। और ये जनरली कैसा? ट्राइंगुलर शेप में होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, सब देख सकते हो। और ये इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। और भाई हमारा देश है तो भाई कुछ खास तो होगा ही, इंडिया के नाम पर है, जिसको हम हिंद महासागर कह देते हैं। और क्या क्या खास बात है इसमें सर? इसी में हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ये सब देखने को मिलता है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है, इंडोनेशिया वाला ग्रुप। आइलैंड नहीं, आइलैंड का ग्रुप, आइलैंड का समूह। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कहां पर है। ये आइलैंड का समूह है। डीपेस्ट ट्रेंच इसका कौन है? जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो कि इसका डीपेस्ट ट्रेंच है, किसका? इंडियन ओशन का। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी जलमंडरू मध्य, जल डमरू मध्य, होर्मुज, मलक्का, बाब मंदब, इनको हम जब मैपिंग करेंगे उस समय इसको डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मानसून इसका कैसा होता है? काफी ज्यादा मानसून इसको इन्फ्लुएंस करता है नेविगेशन करने में, क्लाइमेट क्लाइमेट वगैरह में। ये अलग बात है, ये अलग से हम पढ़ेंगे। कोलर रीच जोन है, साइक्लोन आते रहते हैं यहाँ पर, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, हटा दो। इकोनॉमिकली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बिजिएस्ट सी रूट यहाँ पर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट मान सकते हो, सेकंड बिजिएस्ट रूट है ये, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वो इसी में आ जाता है। और मिडिल ईस्ट में तुम्हें पता है कि तेल वगैरह के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है वो। तेल से याद है ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। कनेक्ट अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है ये। मुंबई का पोर्ट, चेन्नई, दुबई, सिंगापुर पोर्ट, इन सबको जोड़ता है ये, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं सदर्न ओशियन पर, यानी दक्षिणी महासागर। इसका दूसरा नाम है अंटार्कटिक महासागर, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा सबसे बड़ा है, और ये अंटार्कटिक को पूरा घेर के रखता है। 21 मिलियन के आसपास में इसका एरिया पड़ता है। और अगर हम बात करें, इसको 2000 में रिकॉग्निशन मिला, उससे पहले इसको नहीं माना जाता था, पहले 4 ही माना जाता था, ठीक है। 5वां ये बना। IHO एक संस्था है जो इसको डिसाइड करती है। लोकेशन की बात करें, 60 डिग्री साउथ से लेकर के अंटार्कटिका के तट तक इसका एरिया माना जाता है। और फॉर्म्ड बाय मर्जिंग पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, इन तीनों के पानी आपस में मिलते हैं, तब जाकर के ये बनता है सदर्न ओशन। आप देख सकते हो, इसे इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इन तीनों का पानी मान लेते हैं कि मिलता है,
तब जाके सदर्न ओशन बनाता है, ये है अंटार्कटिका, तो इसी के ऊपर में ये बनता है। उल्टा देख लो, अंटार्कटिका के जस्ट चारों तरफ से कौन है, ये है आपका सदर्न ओशियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सदर्न ओशन ये रहा, ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ओशन करंट आते रहते हैं, करंट वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। और क्या क्या बातें हैं, आर्कटिक ओशन देख लो। आर्कटिक ओशन में क्या है कि सबसे छोटा और सबसे शैलोवेस्ट, मतलब उथला, कम गहरा, सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर कौन है, आर्कटिक ओशन, ये ध्यान रखना आपको। उसके अलावा अगर बात करें, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नॉर्थ पोल आ जाता है, नॉर्थ पोल यहाँ आ जाता है, साउथ पोल में बर्फ जमा था, यहाँ पानी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका और इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के साथ बॉर्डर बनाता है। अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है बाय ग्रीनलैंड सी, और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है किससे, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, बेरिंग जल डमरू के थ्रू। आप देख सकते हो, यह अटलांटिक ओशियन, यह पैसिफिक ओशियन, तो इनको भी ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको ये जोड़ता है। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट? सो और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी पोलर बियर, सील्स, व्हेल्स आर फाउंड हियर, तो वो भी आप देख लेना। सीक्वेंस की बात करें तो इसको सीक्वेंस याद रखने का तरीका है पैसा, पैसा से याद रख सकते हो, पी से पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, साइज की बात कर रहे हैं, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न, ए से आर्कटिक ओशन। आइलैंड द्वीप की बात करें, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। अच्छा, आइलैंड का डेफिनेशन क्या होता है? आइलैंड बेसिकली डिफाइन किया जाता है ऐसे कि भाई साहब, एक स्थल का ऐसा टुकड़ा या लैंड का ऐसा पीस जो चारों तरफ से कैसे पानी से घिरा हुआ है, इससे वाटर से सराउंडेड है, तो हम उसको कहते हैं आइलैंड है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो अगर जमीन से भी माउंटेन वाला एरिया ऊपर आ जाए, पानी से भी जमीन माउंटेन वाला एरिया ऊपर आ जाए पानी के ऊपर, तो भी वो आइलैंड बन जाता है। ये कई सारी चीजों से बनता है, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, कोरल रीफ से बनता है, सेडिमेंट डिपोजिशन यानी कई सारी चीजें पानी में बह करके आ रही हैं वो भी जमा होती है, उनसे भी बनता है। कई सारे लैंडमास जमा होने से बनता है, ठीक है, या लैंडमास के अलग होने से बनता है। जैसे मान लो पहले एक ही हिस्सा था भारत और श्रीलंका, टूट करके वो अलग बन गया, ठीक है, तो एक वो मान लिया। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल आइलैंड। अगर मान लो कोई ऐसा आइलैंड या ऐसा द्वीप जो पहले कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो, महाद्वीप से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल आइलैंड कह देते हैं। जैसे श्रीलंका, ग्रीनलैंड। ओशियनिक आइलैंड जो कि क्या है, ओशियंस, ठीक है, ओशियंस यानी महासागर में बना हुआ है, कैसे, वोल्केनो के आने से, जैसे हवाई आइलैंड, आइसलैंड, ये सब होगा। कोरल आइलैंड क्या है, कोरल से बने हैं। कोरल क्या होता है, कोरल ऐसे जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसको कहते हैं, वो जमा होकर के भी आइलैंड बना लेते हैं, जैसे लक्षद्वीप, मालदीव। बैरियर आइलैंड की बात करें तो वैसे आइलैंड जो कि वेव डिपोजिशन के कारण होते हैं, जैसे मान लो पानी आ रहा है ना, पानी, समुद्र का पानी, खारा पानी या नदी का पानी आता है, तो तटों के किनारे कुछ ना कुछ जमा करते जाता है, जमा करते जाता है, जमा करते जाता है, तो वहां पर मान लो एक ऐसा आइलैंड बन गया, तो उसको हम बैरियर आइलैंड कहते हैं, जैसे यूएस अटलांटिक कोस्ट। रिवर या लेक आइलैंड, जैसे आइलैंड इन रिवर या लेक, सिंपल। माजुली आइलैंड जो कि भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड जिसको कहते हैं, वो माजुली आइलैंड है जो कि असम में है। और क्या बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड का समूह, आइलैंड नहीं, आइलैंड के समूह को हम आर्कीपेलागो कहते हैं। तो आइलैंड का समूह जो है वो इंडोनेशिया है, कई सारे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। कितने आइलैंड से मुझे बताना। और उसके बाद बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे जापान, फिलीपींस और कैरिबियन आइलैंड से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत कौन कौन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये दो मेन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। मैप में मैं एक बार ग्रीनलैंड आपको दिखा देता हूँ। यह आपका नॉर्थ अमेरिका, यह आपका साउथ अमेरिका, और जस्ट इसके ऊपर में नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में पाया जाता है ग्रीनलैंड। ये है आपका ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अंडर में आता है, उसके रूलिंग स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा था। बहुत सारा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उस पर हमें नहीं जाना है, बस इतना जान लो कि डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड आज के समय में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है। एक और शब्द पूछा जाता है लगून के बारे में। तो लगून क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड पार्शियली फ्रॉम द सी बाय सैंडबार, जैसे मान लो समुंदर है या कोई ऐसी पानी है, ठीक है, जो ज्यादा गहरा नहीं है, होता क्या है, ऐसे बहते बहते क्या करे, अचानक से एक पूरा का पूरा एरिया ऐसे अलग हो जाए उसका, और फिर ये अलग हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए, मान लो ये सूख जाए। यहाँ पर देखते हो ना, जैसे मान लो कम गहरा पानी है, खेतों तो पानी लग जाता है, खेत वगैरह में तो क्या होता है
कि कुछ जगह पर पानी लग गया, फिर बीच में कहीं हाइट था थोड़ा सा तो सूख गया, फिर यहाँ पर पानी लग गया, फिर यहाँ पर पानी लग गया। तो जैसे मान लो ये पहले एक ही हिस्सा था, अलग हो गया, ठीक है, और पानी लगा हुआ है, तो हम इसको कह देते हैं लगून है। ये कैसे हो सकता है? ये काम होता है, शैलो होता है, कम गहरा होता है, ब्रेकिश वाटर का मतलब है खारे पानी का बना होता है, और वेव एक्शन डिपोजिशन के कारण बनता है, और इसके ये मछली वगैरह बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो चिल्का लेक जो आप सुनते हो, चिल्का झील जिसको हम कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है, वो भारत का सबसे बड़ा लगून माना जाता है, और इंडिया में भी, एशिया में भी। पुलिकट लेक भारत का सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है वो क्या है, लगून है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में पड़ता है। दुनिया की बात करें तो वेनिस लगून, शार्क बे, और ये सारे उसके एग्जाम्पल है। न्यू कैलिडोनिया लगून जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लगून है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो, ये है लगून आपका, ये जो नीले कलर का दिख रहा है पानी का, ये पहले मान लो ये इसी पानी के साथ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन क्या हो गया, कम गहरा है इसलिए इसको अलग कर दिया, ये मिट्टी वाला एरिया क्या हो गया, हाइट पर आ गया, ये सूख गया साइड का एरिया, और ये गहरे में पानी बंद हो गया, तो ये बन जाता है लगून। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर बेसिकली स्मॉल मरीन एनिमल्स, यानी समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, जिनको हम पॉलिप्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इनका क्या होता है? पॉलिप्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और उसका ढांचा बनाते हैं ये, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूना पत्थर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ड पूरा का पूरा दीवार बना सकते हैं, और इसके कारण एक एरिया बनता है। और ये शैलो वार्म क्लीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। कोरल रीफ यही बनाते हैं, ठीक है, जहां पर सनलाइट अच्छा पड़ रहा हो, फोटोसिंथेसिस अच्छी हो रही हो, तो वहां पर ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरह के रीफ ये बनाते हैं, मिल करके जो बना रहे हैं ना, उसको हम रीफ कहते हैं। इनके कैल्शियम कार्बोनेट से जो बन रहा है उसको रीफ कहते हैं। जैसे फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ में क्या होता है, कोस्टलैंड अटैच होता है। जैसे फ्रिंजिंग रीफ वो रीफ होता है जो कोस्टलैंड से यानी तटीय एरिया से जुड़ा हुआ है। बैरियर रीफ वो होता है जो क्या कर दे, बैरियर बना दे, सेपरेट कर दे, लेगून से सेपरेट करके एक बैरियर बना दे, ठीक है। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ आपने पढ़ा, वो सेपरेट कर दिया। एटोल में क्या है, रिंग शेप बन जाए, गोल बन जाए बिल्कुल वैसा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एटोल। और बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ये देख लो फेवरेबल कंडीशन क्या है, 20 से 30 डिग्री, डेप्थ 0 से 50 मीटर होना चाहिए, सैलिनिटी हाई सैलिनिटी, वाटर जो होता है क्लियर होना चाहिए, सनलाइट काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करें, कहा गया, हाँ ये रहा। सो मेजर कोरल रीजन्स कहाँ कहाँ है दुनिया में? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल सबसे बड़ा प्रवाल है, या ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। उसके अलावा ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लेना, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल्स क्या होता है, ये कोस्ट को बचा के रखता है ताकि इरोजन ना हो जाए, ठीक है, कट ना जाए, वो पानी से मदद करता है वहां पर मजबूती से बनाने में। यहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा टूरिज्म, फिशरीज, इकोनॉमिक, उनमें भी काफी हेल्पफुल होता है। और क्या है, तो थ्रेट की बात करें तो एक कोरल ब्लीचिंग होती है। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर या खारापन या फिर कुछ और चीजें उस पानी की ज्यादा हो जाए, उसके कारण क्या हो जाए, जो कोरल्स उसमें रह रहे हैं उनमें दिक्कतें आ जाए, तो क्या करते हैं, एक तरह का एलगी रिलीज करते हैं, ठीक है, जो उनके अंदर काफी सारे काम करते हैं, जैसे जू जैनथिल एलिल कहते हैं इसको, ठीक है, उसको रिलीज कर देते हैं, बेचारे खराब होने के बाद इसको निकाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, ये ये दिक्कत आती है उनसे। और भी सेडिमेंटेशन वगैरह वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो दो चार, जैसे 2004 में एक सुनामी आई थी भारत में, और भारत के अलावा और भी जो आसपास के हमारे देश हैं ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में, उनमें भी कई जगह पर ये सुनामी काफी ज्यादा प्रभाव करी थी। 2004 में पूछा जाता है भारत में सबसे भयानक सुनामी कब आई थी, 2004 में, और इसको बॉक्सिंग डे सुनामी भी नाम दिया गया था क्योंकि बहुत तबाही मची थी। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो आपने पढ़ा, उसको पहले पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था या लंग ऑफ प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के तकरीबन 20% ऑक्सीजन खुद रिलीज कर देता है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने इस पर नाराजगी जताई और बोला कि भाई साहब उसमें कई सारे मेथड्स काम आते हैं, वो खुद यूटिलाइज भी कभी कई सारी चीजों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो असली में पूरे पृथ्वी का फेफड़ा है या रियल लंग ऑफ प्लेनेट है, वो कौन है, ओशियंस है, महासागर को माना जाता है। याद रखना, ऑप्शन में आता है, ये पूछा गया है। ओशियंस को महासागर का क्या कहा गया है, फेफड़ा कहा गया है। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। फ्लोरा और फौना शब्द पूछा जाता है। फ्लोरा शब्द नाम से लग रहा है ना फ्लावर जैसा, तो ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं किसी एरिया में, फ्लोरा का मतलब प्लांट से समझ लेना, फौना में एनिमल जैसा साउंड कर रहा था, एनिमल से समझ लेना, फ्लोरा मतलब प्लांट और
फौना मतलब एनिमल्स। बस इतना ध्यान रखना है। ये होती है आज की क्लास समाप्त। बहुत कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन लंबा था और काफी डिटेल, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे पूरा भरोसा है आपसे। और आई होप यू लाइक इट। बाकी पढ़ते रहिए। आई होप आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर होगा ही होगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। जय हिंद।